कि एक तो मैं आज आपको एक बुक छोटी सी प्रोवाइड करूंगा। वो बुक इन प्रोफेशनल बुक नहीं है, जैसे एक ट्यूटोरियल सॉर्ट का एक ट्यूटोरियल लिखा हुआ है .NET का, जो कि छोटा है, यानी उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई हैं, इजी है, लिखा भी एक स्टूडेंट नहीं है, पाकिस्तानी स्टूडेंट है। सो वो आपको प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग इस तरह की एक वो साइट है, वहाँ से मिल जाएगा। गूगल पे आप जाके लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं उसको ज़रा देखता हूँ, अगर मेरे पास USB में हो तो मैं उसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। छोटी सी बुक है 10-12 MB की। तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन देने के लिए बेसिक चीज़ों का, क्लासेस उसमें कैसे डिफ़ाइन करते हैं, फॉर लूप कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल का, या यूजिंग सिस्टम वगैरह जो हमने कल काम किया था वो कैसे होता है, उसके लिए ये बुक आप ज़रूर कंसल्ट करें। अदरवाइज़ हम कोई एक स्पेसिफिक बुक को फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज काफ़ी सारे वास्ट टॉपिक्स हैं और बस जो मुझे खुद समझ आता है या आता है उसी की बेस पे मैं आपको करवाता जाऊंगा। और आई थिंक दैट वन इज़ द बुक, लेट मी चेक इट। C# ट्यूटोरियल है, चेक। इसमें बहुत सिंपल सा और आसान लिखा हुआ, ये C# स्कूल के नाम से आप सिंपली जाके लिखेंगे गूगल पे C# स्कूल, तो वो आपको इसका बुक का जो है वो दे देगा। प्रोग्रामिंग हेवन, programmersheaven.com के ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। .NET पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये इसका थोड़े से हैं कि जो इंट्रोडक्शन है, C# लैंग्वेज फंडामेंटल्स हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, स्ट्रक्चर्स, एनुमरेशंस, गार्बेज कलेक्शन, नेस्टेड क्लासेस। इसमें हमारा जो ज़्यादा फोकस होगा वो इन चीज़ों पे होगा। विन फॉर्म्स हो गए, विंडोज़ फॉर्म्स, और डाटा एक्सेस, मल्टी थ्रेडिंग, फाइल सिस्टम एंड स्ट्रीम्स। और ये पुराने वर्जन के लिहाज से लिखी है। रिमेंबर, ये C# 2 मैंने आपको कल बताया था कि C# का फर्स्ट वर्जन जो आया था वो 2000 में आया था, फिर 2003 में आया था, फिर उसके बाद 2005 में आया था। तो ये समझ लें कि ये जो बुक लिखी गई है ये 2005 के हिसाब से लिखी गई है। नाउ .NET हैज़ मूव्ड मच अप फॉर हेड, काफ़ी आगे चली गई है, बहुत सारी नई लाइब्रेरीज आ गई हैं। और इवन जिस तरह स्टार्ट वाला था, फर्स्ट में आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि जो आपका फर्स्ट वर्जन था .NET का 1.0 या 1.2 था आई थिंक, उसमें ना तो आपको ये फंक्शन था, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के फंक्शंस अवेलेबल थे, ना फोरग्राउंड के अवेलेबल थे, ना जो हमने कल किया था रीड की वाला फंक्शन, ये वाले कोई भी नहीं थे। सिंपल फंक्शंस अवेलेबल थे, लेकिन बाद में उसको इन्होंने इन्हेंस किया, ठीक है। तो लेकिन बेसिक, जिस तरह एक बेसिक कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, बेसिक उसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, और वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। सो दैट वुड प्रोवाइड यू अ वेरी गुड बिगिनर्स लेवल ट्यूटोरियल सॉर्ट ऑफ थिंग। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत आसानी से वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मैं जल्दी से इसको ज़रा मूव करके आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ .NET की टर्म्स हैं, फिलहाल हम इनको डिस्कस नहीं करते, थोड़ा सा आपको .NET की समझ आ जाए, देन विल डिस्कस CLR क्या चीज़ होती है, CLS क्या चीज़ होती है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज या CIL, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्या है, बेसिकली ये प्लेटफॉर्म क्या है, इसकी बैकएंड की लॉजिक क्या है, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस अ बिट लेटर। सो इफ़ यू वांट टू स्किप दीज थिंग्स यू मे स्किप दैट, कि .NET का आर्किटेक्चर क्या है। अगर खुद भी पढ़ लें कोई ऐसा जिसमें बहुत सिंपल से ऐसे लिखा हुआ, होप आपको समझ आ जाएगी। लेकिन हम इसको बाद में कभी जो है वो रिवाइज ज़रूर करेंगे। इसको हमने थोड़ा सा कल डिस्कस कर लिया था, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी को। बेसिकली ये क्लास लाइब्रेरी है जिसमें आपको फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं, नेम स्पेसेस हैं, नेम स्पेस के अंदर क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर फंक्शंस हैं। तो ये गार्बेज कलेक्शन वगैरह ये सारे जो हैं, इनको हम जब इंशाल्लाह थोड़े अरसे बाद या 2-3 क्लासेस के बाद डिस्कस करेंगे। अब ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है विजुअल स्टूडियो की IDE का। कल हमने आपको बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय IDE, आप बताएं मुझे IDE क्या होता है, आपका राय दें, आप बताइए IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, क्या होता है ये IDE? जो भी टूल्स रिलेटेड है हमें डेवलपमेंट के लिए, उस स्पेसिफिक टूल के लिए, उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए जितने भी टूल्स चाहिए, एडिटर है, लिंकर है, डिबगर है, फटाफट जो भी गंदा है, सारे के सारे उसके अंदर एक जगह एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने इकट्ठे कर दिए। इसको क्या कहा जाता है? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये उसकी थोड़ी सी आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताया कि जो .NET की IDE है वो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड
करती है। प्रोजेक्ट्स एंड सोल्यूशन का थोड़ी सी डिटेल्स कल मैंने आपको बताई भी थी। टूल बॉक्स, प्रॉपर्टीज़ एंड क्लास व्यू टैब्स। क्लास व्यू को हमने नहीं डिस्कस किया था, लेकिन आपको मैंने कल वैसे टूल बॉक्स भी बताया था और प्रॉपर्टीज़ विंडो भी बताया था ना, वो फोल्डिंग विंडो जो पैनल्स थे। टूल बॉक्स के अंदर आपके पास वो बटन्स वगैरह जितने भी कंट्रोल्स हैं वो पड़े होते हैं। वील डिस्कस मोस्ट ऑफ दैम इन दिस कोर्स। और प्रॉपर्टीज़ एक कोई भी चीज़ है, चाहे वो विंडोज़ का फॉर्म है या कोई भी टूल है, कोई भी एक कंट्रोल है, बटन वगैरह है, कोई भी चीज़, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसका टेक्स्ट क्या होना है, उसका नेम क्या होना है, उसका साइज़ क्या होना है, उसका कलर क्या होना है, ऑल स्टफ लाइक दैट। दीज विल बी कवर्ड बाय प्रॉपर्टीज़। अभी हम प्रॉपर्टीज़ को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बेसिकली प्रॉपर्टी है क्या, क्लासेस को मैं डिस्कस करूँगा, उसके साथ आपको मैं बताऊँगा कि एक्चुअली प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्या है, क्यों दिया .NET ने और इसका क्या बेनिफिट्स हैं। और यही एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है जो स्टूडेंट लेवल के ऊपर आपको नजर आता है कि आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना आपको बहुत आसान लगता है एज़ कम्पेयर टू यूजिंग गेटर्स एंड सेटर्स। जावा के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट नहीं है। गेटर्स एंड सेटर्स क्या है, गेटर्स एंड सेटर्स क्या होते हैं, ये भी मैं आपको जब क्लासेस पढ़ाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा एक आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा। सो यहाँ पे अब ये वो फर्स्ट दे रहा है, राइटिंग योर फर्स्ट हेलो वर्ल्ड कंसोल एप्लीकेशन, तो हम कल ऑलरेडी लिख चुके हैं और इससे थोड़ी सी उसकी डिटेल्स बताई हुई हैं कि यार ये इसमें क्या क्या हो रहा है। और ये आपको पूरा तरीका भी बता रहा है कि नया प्रोजेक्ट आप कैसे बनाएंगे, जिस तरह मैंने कहा आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बता दी हैं। सो यू इफ़ यू वांट स्किप, आपने कोई एक अगर बना लिया एप्लीकेशन, यू कैन स्किप दिस चैप्टर ऑल टुगेदर। और ये नेम स्पेसिस वगैरह के बारे में बता रहा है और इस तरह की सारी चीज़ें। क्लास कीवर्ड, मेन मेथड, पुटिंग ऑन कंसोल, कमेंट्स। कमेंट्स का आपको होपफुली पता होगा सबको। कमेंट्स क्या होते हैं, आपके पास .NET के अंदर 3-4 किस्म के कमेंट्स होते हैं। सिंपल सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और फिर जो आपके मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं और यहाँ पे एक स्पेशल कमेंट्स होते हैं, XML डिलिमिटेड कमेंट्स उन्हें कहते हैं। बेसिकली वो यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के। बेसिकली किसके लिए यूज़ होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उन्हीं के थ्रू आपने देखा ना, ये जो आपको हिंट्स नज़र आ रहे होते हैं ना कि कोई भी आप करते हैं, आपको एक हिंट सी विंडो नज़र आ जाती है, हिंट एक नज़र आ जाता है, वो एक्चुअली उन्हीं के थ्रू होता है। यानी आप अगर अपना कोई एक फंक्शन लिखते हैं और उसके साथ वो स्पेसिफिक लिख देते हैं, वो वाले XML डिलिमिटेड कमेंट्स लिखते हैं, तो जब आप उसका डॉट करके फंक्शन को कॉल करेंगे, डॉट करके जब वो इंटेलिजेंस में आएगा तो उसके साथ वो वाली आपको हिंट्स या जो भी एक हेल्प है वो अवेलेबल हो जाएगी। वी डिस्कस एज वेल इन लेटर सेक्शंस। तो ये इसने यहाँ पे आई थिंक तीनों बताया मैं। ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं जो आपको पता होगा, जैसे सी में है एग्जैक्टली वैसे ही है, और यही वाली चीज़ जावा के अंदर भी है। ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं जैसे C++ के अंदर होते हैं, जावा में भी ऐसा ही है। दीज आर एक्चुअली XML डिलिमिटेड कमेंट्स, स्पेशल कमेंट्स हैं, और ये नॉर्मली किस काम के लिए होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इनके थ्रू आप XML बेस्ड अलग से डॉक्यूमेंटेशन भी बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट भी आपको ये बना के दे देता है, लेकिन उसमें कंपाइलर को आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि यार डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करो। सो इट्स नॉट योर हेडेक टिल नाउ, या आपको इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। सिंपल चीज़ें पहले हम कर लें, फिर इंशाल्लाह इनकी तरफ भी आ जाएंगे। तो ये जिन लोगों ने कल, और ये यहाँ पे आई थिंक ये वो भी दे रहा है कि राइट लाइन करो, रीड लाइन करो, वो भी सारा इसने दिया हुआ है। सो जो लोग कल आए थे और उन्हें समझ नहीं आई थी, या जो कल इवन नहीं आए थे, दे मस्ट हैव टू रीड दिस चैप्टर टुडे इन एनी केस। ठीक है, हर हालत में ये आप पढ़ें, इसलिए आप पढ़ेंगे नहीं तो यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट लेक्चर्स, and in next lecture we will be going much faster because we have only very limited time, so we have to cover a lot of things. और .NET की या इसके लिहाज से इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, कंटेंट्स इतने ज़्यादा है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है इसकी कि अगर आप पूरा एक साल भी इसको रोज़ाना पढ़ते रहें तो वो ख़त्म नहीं होगा। बिकॉज पूरी एक छोटा सा डोमेन आपको मैं ओपन करके दूंगा, प्रोग्रामिंग ग्राफिक्स हैं। भाई ग्राफिक्स में आपने बेसिक कोई 2D ग्राफिक्स है तो क्या कैसे बनाएंगे, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी सी उसकी लाइब्रेरी को इन डेप्थ देखेंगे तो उसमें आपको पूरा एक वर्ल्ड नज़र आएगा। उसके अंदर आप इमेज प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं, यानी ग्राफिक्स रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। 3D में चले जाएं तो .NET ने पूरी की पूरी एक इलेक्ट्रल लाइब्रेरी बनाई हुई है जो आपको मोस्ट एटलीस्ट हर बंदे ने जो गेम्स खेलते हैं उन्हें पता ज़रूर होगा उसका, डायरेक्ट एक्स। ठीक है, और .NET के लिए डायरेक्ट एक्स का स्पेसिफिक वर्जन है मैनेज डायरेक्ट एक्स 9। डायरेक्ट 9 था, वो मैनेज था, इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। विल डिस्कस कि मैनेज और अनमैनेज क्या चीज़ होता है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, लेकिन याद रखिएगा कि जो आपका .NET का कोड होता है वो मैनेज कोड होता है। तो वो पूरी एक अलग से लाइब्रेरी है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों क्लासेस और फंक्शंस हैं।
उसमें 3D की हर चीज़ है। फॉर एग्जांपल 3D आपकी एनिमेशंस आ जाती हैं, वीडियो आ जाती है, साउंड आ जाती है, गेम डेवलपमेंट आ जाती है, ईच एंड एवरीथिंग। वो पूरे एक वर्ल्ड है, पूरी नई चीज़ है, उसमें आप चले जाएं तो वो पूरा एक नई डोमेन है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट आई विल बी जस्ट प्रोवाइडिंग यू अ ग्लिम्प्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, जितना मुझे पता है या जितना हम इसमें कवर कर पाएंगे। एक ग्लिम्प्स दे दिया यार कि ये 2D के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। एक इंट्रोडक्टरी लेवल की चीज़ दे दी, एक आपको रास्ता बता दिया, तो आपको जिसमें उसमें इंटरेस्ट होगा आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। Nowadays, hell of documentation and tutorials and other materials are available at internet. इंटरनेट के ऊपर हर चीज़ पड़ी हुई है, वीडियोज़ की फॉर्म में पड़ी हुई है, टेक्स्ट की फॉर्म में पड़ी हुई है, ट्यूटोरियल्स की फॉर्म में पड़ी हुई है, स्क्रीनकास्ट की फॉर्म में पड़ी हुई है। आप उसको जाके जिसको इंटरेस्ट है वो उसको देख सकते हैं। आपके पास 2 महीने का टाइम है, यूटिलाइज इट, इसमें कुछ करने की कोशिश करें। और जितना आपने यहाँ पे कर लिया उसको सेव करें, अपने साथ साथ उसको कोई अपने लिए रखें कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उससे आप रेफ़र उसको कर सकें। बिकॉज कुछ अर्सा आपने देखा होगा कि जब हम अनटच रहते हैं तो उसकी स्पेसिफिक चीज़ें हमें थोड़ी सी भूलना शुरू हो जाती हैं, तो फिर थोड़ा सा बंदे को रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। So we'll be just touching the basic ideas and basic things. यहाँ पे ये बात कर रहा है बेसिक डाटा टाइप्स की। आप आई होप कि आपको हर एक को पता होगा कि डाटा टाइप क्या होती है। बाय द वे, व्हाट डू यू मीन बाय अ वेरिएबल? कोई ऐसी वेरिएबल की कोई ऐसी डेफिनेशन जिससे समझ आ जाए कि हाँ यार ये वेरिएबल है। ये आप खुद भी समझ आइए जो आप क्या कह रहे हैं। नहीं, वेरिएबल की समझ में आने वाली वे जिसकी वैल्यू रिमूव हो जाती है जैसे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। वेरिएबल इज सिंपली अ होल्डर ऑफ डाटा। होल्डर ऑफ डाटा। वेरिएबल आप क्यों बनाते हैं? वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं? कोई भी चीज स्टोर करने के लिए, कोई वैल्यू, कोई डाटा स्टोर करने के लिए। वेरिएबल यूं समझ लो एक बर्तन होता है। वेरिएबल क्या होता है? एक बर्तन होता है। ग्लास है, ग्लास इज अ वेरिएबल बिकॉज इट कैन होल्ड सम डाटा एंड दैट डाटा मे चेंज टाइम बाय टाइम। ग्लास में पानी डाल दें, पानी को होल्ड करेगा। पानी गिरा के कोक डाल दें, कोक को होल्ड करेगा। कोक गिरा के या पी के उसमें दूध डाल दें, दूध होल्ड करेगा। इवन उसमें चीनी डाल दें, चीनी रख लेगा। सो वेरिएबल क्या होता है? होल्डर ऑफ डाटा। सिंपलेस्ट, easiest and understandable definition for variable is that variable is a holder of data. ठीक है, वेरिएबल क्या है? होल्डर ऑफ डाटा। तो आप वेरिएबल क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं? उसके बगैर भी आपको चाहिए। Whenever you need to store or utilize any sort of data, you need to create variable. जितना डाटा आपको चाहिए होगा उतने वेरिएबल्स आप बनाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? जितना डाटा जितना भी चाहिए होगा उतने वेरिएबल्स आप बनाएंगे। लेट्स से हमने 2 नंबर्स को जमा करके उसका रिजल्ट लाना है, तो वी नीड 3 वेरिएबल्स। क्यों 3? क्यों? क्योंकि हमें 2 नंबर्स चाहिए। एक नंबर एक वेरिएबल में स्टोर होगा, दूसरा दूसरे में वेरिएबल स्टोर होगा, और तीसरे में उन दोनों का सम स्टोर होगा। ठीक है। सो आप अब पहला क्वेश्चन ये होगा कि हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, किसी प्रोग्राम में हम 2 वेरिएबल्स बनाते हैं, किसी में 3, किसी में 10, किसी में 100, किसी में 1000। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई इस प्रोग्राम के अंदर मैंने कितने वेरिएबल्स बनाने हैं? तो वो हर प्रोग्राम के लिए उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। क्यों? कि जितना डाटा आपने यूज़ करना है, प्रोग्राम ने यूज़ करना है, किसी भी सॉर्ट का डाटा अगर आपने सेव करना है या यूज़ करना है, फॉर दैट स्पेसिफिक डाटा यू नीड टू क्रिएट अ वेरिएबल, ताकि उसके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर कर सकें। मेरी बात समझ आ गई? वेरिएबल हम कितने बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? अब एक इसके साथ एक और चीज़ होती है वेरिएबल की। हमने बात की वेरिएबल तो आ गया होल्डर ऑफ डाटा, वेरिएबल तो आ गया होल्डर ऑफ डाटा, ठीक है। अब डाटा
की टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल रियल वर्ल्ड का डाटा देखें तो उसके अंदर एटलीस्ट कितनी टाइप्स है आपके पास? 3। और डाटा में भी इन लिक्विड फॉर्मेट, पानी है, दूध है। और डाटा में भी इन सॉलिड फॉर्मेट, चीनी है, आटा है, कोई भी चीज़ है। डाटा में भी इन गैसियस फॉर्मेट। अगर आप गौर करें तो जब हम बर्तन लेते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? 2 चीज़ों पे। किन किन 2 चीज़ों पे? आपने कोई भी किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए, रियल वर्ल्ड की किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए बर्तन लेना है, तो आप क्या लेंगे? आप ग्लास ले सकते हैं, आप कॉटन ले सकते हैं, आप सिलेंडर ले सकते हैं, क्या लेंगे? जो भी आप वेरिएबल बनाएंगे या जो भी आप बर्तन लेंगे, दैट would be related to type of data that you want to store। जो डाटा आप स्टोर करना चाह रहे हैं उसकी बेस पे लेंगे। मेरी बात समझ आ गई? वो आप उसकी बेस पे लेंगे, भाई हम ये वाला डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं। अगर लिक्विड है तो उसके लिए आप क्या लेंगे? ग्लास लेंगे, जग नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया कि हम वो चीज़, आपकी सिलेक्शन जो होगी वेरिएबल की या बर्तन की, वो 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट होगी। नंबर 1 इज टाइप, नंबर 2 इज क्वांटिटी और लेंथ, और उसका साइज क्या। सो अगर आपने पीने के लिए पानी लेना है एक बंदे के लिए तो यू विल चूज अ ग्लास। अगर आपने 3 बंदों के लिए लेना है तो आप कभी भी ग्लास चूज नहीं करेंगे, या करेंगे? यू विल नीड जग। अगर 15 बंदों ने पानी पीना है, यू नीड अ बकेट। घर में यूज करने के लिए पानी स्टोर करना है, यू विल नीड अ टैंक और अ ड्रम। सो whatever the variable you need to choose is dependent upon type and quantity or size of data। ठीक है? गैस है, गैसियस डाटा है कोई, तो वो आप कहाँ स्टोर करेंगे? You cannot store that specific thing in a bucket or in a glass। आप उसको ग्लास या बकेट में स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल शेप, जो बंद हो। इसी तरीके से हमारे पास प्रोग्रामिंग में मुख्तलिफ तरह का डाटा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक डाटा सिंपल नंबर है, नंबर एक अलग डाटा है। एक ऐसा नंबर है जो पॉइंट के साथ है, फ्लोटिंग पॉइंट है, वो अलग डाटा है। कैरेक्टर्स हैं वो अलग डाटा है, स्ट्रिंग्स हैं वो अलग डाटा है। सो जब आप वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल में आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप जो डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं उसकी टाइप क्या है। नंबर है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी हैं? इंट है, लॉन्ग है, ठीक है, लिंग नहीं, इंट है और लॉन्ग है। इंट की साइज छोटा है, समझ लो इंट जो है वो जग है, और लॉन्ग जो है वो टैंक है। अगर आपने थोड़ा डाटा स्टोर करना है, आपने मार्क्स स्टोर करने हैं, आप इंट टाइप का, इंट एक डाटा टाइप है, उसका वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपने कोई बड़ा डाटा स्टोर करना है, आबादी एक मुल्क की स्टोर करनी है, तो वो इंट में नहीं आएगी बिकॉज उसका साइज छोटा है। सो दैट यू नीड टू क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ टाइप लॉन्ग। आपको लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। समझ आ गई बात की? अगर आपने पॉइंट वाला डाटा लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना जीपीए कैलकुलेट करना है या जीपीए स्टोर करना है, तो जीपीए थोड़ा सा होता है, उसके लिए आप टाइप कौन सी यूज करेंगे? डबल, सॉरी फ्लोट। उसके लिए टाइप कौन सी यूज करेंगे? फ्लोट। और कोई बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, उसमें बहुत सारा प्रिसीजन चाहिए, बड़ी वैल्यू है, देन यू नीड डबल। क्लियर बच्चों? अगर आपने कोई एक कैरेक्टर स्टोर करना है, ABCD कुछ एक कैरेक्टर, तो आप किस टाइप के वेरिएबल बनाएंगे? डाटा टाइप कौन सी हुई? कैरेक्टर। चार, CHAR, कार भी कहते हैं, चार भी कहते हैं, और नॉर्मली उसको कैरेक्टर कहते हैं। और अगर आपने नाम स्टोर करना है, मल्टीपल कैरेक्टर्स, पूरा एक स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो उसके लिए डॉट नेट में कौन सी टाइप है? स्ट्रिंग। सो देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स। और टाइप्स का मतलब, मकसद क्या होता है कि आपने उनकी बेस पे क्या बनाना है? वेरिएबल्स बनाना। क्लियर बच्चों? वेरिएबल्स बनाना। क्लियर? सो आपको आई होप आप ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि वेरिएबल्स क्या है और डाटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल्स हम कब बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, कितने बनाएंगे और किस टाइप के बनाएंगे। दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोग्राम। क्लियर? तो डॉट नेट के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं।
बाइट है, एस बाइट है, शॉर्ट है, यू शॉर्ट है। आई विल नॉट बी गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स। बेसिकली जो आप यूज़ करेंगे ये नंबर्स के लिए हैं। आपने जो यूज़ करना है वो ये है, इंट है और बेसिकली डॉट नेट के अंदर इस इंट को क्या कहा जाता है, इंट 32। आपको याद होगा जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने क्या लिखा था, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। तो इंट 32 एक्चुअली इंट होता है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट है इसकी टाइप वो है लॉन्ग। वो कौन सी है, लॉन्ग। लॉन्ग की थोड़ा साइज या रेंज बड़ी होती है, इंट का ही बड़ी फॉर्म है। ऑल दो स्टूडेंट who are looking at their screens, I am giving them last warning. कोई भी बंदा मुझे स्क्रीन पे देखता हुआ नजर ना आए। मैंने कल ये बात आपको बता दी थी एंड आई मीन इट। तो मेरे स्टूडेंट है वो जानते हैं, जो अभी बने स्टूडेंट काइंडली वो जान लें कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपने स्क्रीन पे नहीं देखा। क्लियर? Next time I will not say it by like this. So long is int 64. int क्या था, int 32, long int 64. आपको इतनी टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। आपने int लूप करना है या long यूज़ करना है, जैसे आप C++ में यूज़ करते थे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास फ्लोटिंग टाइप्स में क्या आ जाता है, फ्लोट आ जाता है और डबल आ जाता है। अदर टाइप्स में हमारे पास बूल आ जाता है। बूल मीन्स डिसीजन के लिए है, ट्रू या फॉल्स, दो ही इसकी वैल्यूज पॉसिबल हैं। इट्स एक्चुअली एन्यूमरेशन टाइप। एन्यूमरेशन क्या होती हैं डिस्कस करते हैं। यूँ समझ लें कि बूल टाइप का अगर आप वेरिएबल बनाएंगे तो उसमें सिर्फ क्या वैल्यू स्टोर हो सकती है, या ट्रू या फॉल्स, नॉट 0 और 1, ट्रू और फॉल्स। क्लियर? ट्रू 1 को शो करता है, फॉल्स 0 को शो करता है। क्लियर? कैरेक्टर का आपको पता है, चार या कार जो है ये कैरेक्टर को एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए होता है। यानी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं, कोई एक, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। डेसिमल भी आपका समझ लें कि उसके लिए होता है, फ्लोटिंग के लिए यूज़ होता है। और इसके बाद आ जाता है आपके पास स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग में आप पूरा स्ट्रिंग स्टोर करवा देते हैं। सबसे वर्सटाइल, सबसे ज़बरदस्त टाइप है, या टू स्ट्रिंग का एक इसका फंक्शन है। सो विल डिस्कस दैट इन डिटेल लेटर। सी में नहीं होती है, C++ में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती है, लेकिन एक लाइब्रेरी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है स्ट्रिंग की लाइब्रेरी सी के लिए, सी स्ट्रिंग्स के नाम से होती है वहाँ। C++ में अवेलेबल है, लेकिन वो भी आप टर्बो सी वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते। डेव सी या जो नए हैं बोलैंड का यूज़ करें या डेव सी यूज़ करें, उसके अंदर आपको उसकी सपोर्ट अवेलेबल है। बाकी ये नेमिंग कन्वर्शन आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। अब ये आपके आगे हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का आपको पता है ऑपरेटर क्या होता है, जो कोई एक स्पेसिफिक एक्शन, प्री डिफाइंड सिंबल्स होते हैं जो कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस है, प्लस मींस कि प्री डिफाइंड है, लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड है कि आप इसके थ्रू क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं। बच्चे इसकी वीडियो बन रही है तो आप बेशक ना लिखिए, इसको आप घर में जाकर दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से हमारे पास ऑपरेटर्स क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, प्लस माइनस, यहाँ पे इसने गलत लिखा हुआ है ऑपरेंड, ठीक है। ऑपरेटर वो सिंबल होता है जो कोई काम परफॉर्म करता है, ऑपरेंड्स वो वाले वेरिएबल्स होता है जिसके ऊपर वो काम परफॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली ऑपरेटर नॉट ऑपरेंड, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स हैं वही वाले, अगर आप देखें प्लस माइनस डायरेक्ट डिवाइड मॉड, मॉड का पता है ना, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, ठीक है। और प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट, माइनस माइनस मीन्स डिक्रीमेंट, ठीक है बच्चों। और ये एक छोटा सा इसने प्रोग्राम भी बना दिया है जिसमें ये प्लस माइनस सारा कुछ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल नंबर +1 नंबर +2 एंड माइनस वाला, ये आप देख लीजिएगा घर जाकर, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास इतना टाइम नहीं है। कल मैं आपको एक्चुअली ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था कंसोल डॉट राइट लाइन में, कि अगर हमने कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू टेक्स्ट भी लिखना है और वेरिएबल की वैल्यू भी डिस्प्ले करवानी है, तो या तो आप प्लस यूज़ कर सकते हैं। प्लस क्या है, कंकैटिनेशन ऑपरेटर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंकैटिनेशन ऑपरेटर, जो दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करता है, ठीक है। या हम दूसरा printf वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, इस लाइन को अगर आप देखें कि सम ऑफ, यहाँ इसने क्या कर दिया 0। जब इसने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 0 दे दिया तो इससे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि इस जगह पे मैंने 0 ये वाली चीज नहीं लिखनी, बल्कि जो डबल कोट्स खत्म होने के बाद पहला वेरिएबल आएगा उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर देनी, ठीक है। एंड, फिर एंड वैसे ही लिखेगा, फिर आगे लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट्स में 1, 0 लिखा और फिर आगे कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 1,
ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ चूंकि उसने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, पहले वाले की, सॉरी सेकंड वाले की, 0 1, ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, यानी इस जगह पे इसकी वैल्यू आएगी num1 की, और 1 वाली जगह पे क्या आएगा, num2 की, और फिर आएगी इज और 2, तो यहाँ पे किस 2 की जगह किसकी वैल्यू आ जाएगी, सम की। जी साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट, एंड यहाँ लिखने इसका आउटपुट कैसे आएगा, num1 इक्वल्स टू 0 की जगह पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉमा के बाद जो हमने दिया है num1, और इस जगह 1 की जगह किसकी वैल्यू आ जाएगी, num2। समझ आ गई, क्लियर बच्चे? ये ज़रूर घर जाके देख लें अगर आपने कुछ पढ़ना है या सीखना है। ऑपरेटर्स का हमें पता चल गया। प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन का आपको होपफुली पता होगा, नहीं पता तो रहने तो कोई मसला नहीं है। असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स जो आप असाइनमेंट के लिए या असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, किसी एक चीज़ की वैल्यू दूसरे को एक वैल्यू वेरिएबल को दी या एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे को असाइन की। इक्वल टू आपको पता है सिंपल असाइनमेंट है, प्लस इक्वल्स टू कंपाउंड असाइनमेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी हम अगर यूं करते हैं a प्लस इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब होता है a इक्वल्स टू a प्लस 2। ठीक है, समझ गए? ये ना भी यूज करो तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज अब मैं यहाँ पे दोबारा से C और C++ नहीं पढ़ाना चाह रहा। अब देखो यहाँ पे इसने किया हुआ है, बूल को यूज किया हुआ है, बूल इज पेड इक्वल्स टू फॉल्स, यानी बूल टाइप का इसने वेरिएबल बनाया, उसका नाम क्या रखा है, इज पेड। अब बूल टाइप के वेरिएबल में सिर्फ 2 वैल्यूज आ सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो आपने इसको क्या कर दिया है, इस पेड को फॉल्स कर दिया है। ठीक है, यानी ये फॉल्स को शो कर रहा है, यानी अभी तक इसको कुछ भी पे नहीं हुआ। अब जिस तरह ये डबल को ये वैल्यू असाइन कर रहा है, डबल वैल्यू, यानी डबल टाइप है, डबल वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन कर रहा है, 4.67। इस तरह इंट वैल्यू। और अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर रहा है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहा है। ठीक है, इम्प्लिसिट नहीं है ये, इम्प्लिसिट भी वैसे ऑटोमेटिकली भी शायद ये कर दे। ये क्या कर रहा है, अब देखो डबल वैल्यू में क्या स्टोर्ड है, 4.67 डबल है। अब डबल को आप किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इंट में। तो डबल डायरेक्टली, तो डबल एक डिफरेंट चीज़ है, इंट डिफरेंट है। डबल में पॉइंट भी होता है, इंट में पॉइंट नहीं हो सकता। तो हम उसको खुद यहाँ पे कह रहे हैं, पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया है इंट, यानी इक्वल टू के बाद पैरेंथेसिस के अंदर वो टाइप लिखी जिसमें हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और आगे लिख दिया डबल वैल्यू। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, डबल वैल्यू को पहले इंट में कन्वर्ट करेगा, इस डबल वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करेगा, और फिर किसको असाइन कर देगा, इंट वैल्यू को असाइन कर देगा। ठीक है, समझ आ गई? और ये कंपाइलर के अंदर बिल्ट इन रूटीन है, बिल्ट इन फंक्शन कंपाइलर के पास मौजूद है कि वो डबल को इंट में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है कि वो जो पॉइंट के बाद वाली चीज़ है, यानी जिस तरह इस केस में 4.67 है, तो 0.67 को रिमूव कर देगा, 4 उसको असाइन कर देगा। तो ये बिल्ट इन है। अदरवाइज जिनकी बिल्ट इन नहीं है अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल आप डबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो तो हो जाएगा, टू स्ट्रिंग फंक्शन है, स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो अब उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन कंपाइलर के पास फंक्शन नहीं है, तो आपको एक्सप्लिसिटली उसको बताना पड़ेगा कन्वर्ट डॉट टू इंट या टू डेसिमल या टू डबल, उसको आपको बाकायदा बताना पड़ेगा कि भाई इसको कन्वर्ट करो। तो फिर वो एक कन्वर्ट क्लास का फंक्शन कॉल होगा और वो उसको कन्वर्ट करके आपको रिटर्न करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिंपल लेवल की, आपको अगर याद हो तो कल मैंने ये वाली चीज़ यूज़ भी की थी। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है जी आपका ये रिलेशनल ऑपरेटर्स। आपको पता है रिलेशनल ऑपरेटर्स कहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ आप डिसीजन ले रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे हो, इफ़ हो गया, फॉर हो गया, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया। नॉर्मली इन जगहों पे हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल इक्वल टू हो गया, या नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये 6 आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, इनकी बेस पे आप डिसीजंस लेते हैं। ठीक है बच्चों,
लॉजिकल एंड बिट वाइज ऑपरेटर, ये एक एक बिट के ऊपर काम करते हैं। आपने शायद सी में पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े तो इसको आप छोड़ दें। ये एक बिट के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक इंट वैल्यू लिखी है, दूसरी इंट वैल्यू लिखी है, तो आपको पता है इंट कितना होता है, 32 बिट्स का होता है। तो बिट 32 को लेगा, नीचे वाली 32 को लेगा और फिर उसके ऊपर बिट वाइज परफॉर्म करेगा। और बिट में आपको पता है दो ही वैल्यूज आती हैं, या 0 या 1। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एंड लगा रहे हैं, अगर आप एंड यूज करना चाह रहे हैं, एंड सिंपल, एक होता है डबल एंड, वो होता है एंड के लिए यूज है। ये सिंगल एंड का परसेंट का साइन आप डालेंगे तो वो होगा बिट वाइज सिंगल होगा। अब वो क्या करेगा कि अगर दोनों 1 1 हुए तो उसका रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। इसी तरीके से बिट वाइज और है कि कोई एक भी 1 हुआ तो उसका रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। बिट वाइज XOR है कि अगर दोनों सेम हुए तो 0 आएगा, दोनों डिफरेंट हुए तो 1 आएगा, एंड सो ऑन इस तरह का। बिट वाइज नॉट, नॉट क्या करता है, वो उल्टा कर देता है, 1 है तो 0, 0 है तो 1 कर देगा। इस तरीके से जो डबल एंड वाला होता है ये लॉजिकल होता है, और एंड होता है, इनको फिलहाल छोड़ दें। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, जिसको इंटरेस्ट है या जिसको पहले का पता है तो उसका हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ्लो कंट्रोल्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फ्लो कंट्रोल्स क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास बेसिकली 3 कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, सी में भी, सी प्लस प्लस में भी, जावा में भी और सी शार्प में भी। इफ है, इफ या इफ एल्स इफ, ये सारा इसको हम कंसिडर करेंगे। इफ होता है, फिर स्विच होता है, स्विच होता है, और तीसरा टर्नरी जो ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर आपको याद है वो क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ठीक है। नॉर्मली हम उसको यूज नहीं करते, स्टूडेंट्स यूज नहीं करते, एक बड़ा छोटा सा होता है, आप यूज भी शायद ना करें, मुझे कोई टेंशन नहीं है इसकी। इफ तो यूज करना आता है, इफ मोस्ट वर्सटाइल है, बाकी दो के अंदर लिमिटेशन है। स्विच के अंदर लिमिटेशन है, इफ के थ्रू आप किसी किस्म की जो है वो कंडीशन चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इक्वालिटी चेक कर सकते हैं, नॉट इक्वल चेक कर सकते हैं, लेस चेक कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू चेक कर सकते हैं, ग्रेटर देन कर सकते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर सकते हैं। स्विच में आप सिर्फ इक्वालिटी चेक कर सकते हैं, स्विच में सिर्फ इक्वालिटी चेक होती है। ऊपर हम रखते हैं स्विच ए, स्विच ए, तो हम ए की वैल्यू कंपेयर कर रहे होते हैं, 1 2 3 4 जो भी है उसके साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं, वो सिर्फ इक्वालिटी चेक होती है। स्विच के अंदर आप कोई भी और या लेस देन ग्रेटर देन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और जो कंडीशनल ऑपरेटर तो होता ही बहुत सिंपल है कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक आप छोटी सी कंडीशन देते हो और उसको अगर ट्रू है तो एक लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर फॉल्स है तो दूसरी हो जाती है। नॉर्मली स्टूडेंट्स उसको यूज नहीं करते, इसलिए हम उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको आप स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, स्ट्रीम इंसर्शन के थ्रू हम यूज करते थे सी प्लस प्लस या सी आउट और इन के साथ। यहाँ पे ये बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। ये होता है लेफ्ट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है? लाइक से हमारे पास ये चीज है, तो हमने अगर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इसके ऊपर लगा दिया 1 0 1 0 पे, तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि एक एक को क्या कर दो, लेफ्ट शिफ्ट कर दो। लेफ्ट क्या है? ये है, तो ये इधर कर देगा, ये आ जाएगा 0 0 1 0 1, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। एक सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट करना है ना, एक एक इनको इधर शिफ्ट करना है। ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, और ये मोटी, समझ आ गया? लेफ्ट शिफ्ट है ये, लेफ्ट शिफ्ट ये सर्कुलर होती है, ठीक है। इसी के साथ राइट शिफ्ट, अगर आप इसी को राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? यूं आएगा 0 1 0 0 1, समझ आ गई? तो ये शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं जब आप डीएसपी या खासतौर पर इंजीनियरिंग है, सिक्योरिटी के अंदर या सिग्नल प्रोसेसिंग, इस किस्म की चीजों के अंदर ये चीजें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, एनक्रिप्शन में स्पेसिफिकली। जी, शिफ्ट ऑपरेटर इनको हम कहते हैं। या आपके पास कोई भी चीजें हैं, लाइक ये एक वैल्यू है, देखो भी आपका कोई नंबर स्टोर होता है वेरिएबल में, और आपने 5 स्टोर किया हुआ या 10 स्टोर किया, लाइक 9 स्टोर किया हुआ आपने, तो 9 कोई वेरिएबल जो है वो जाके 9 की फॉर्म में सेव होता है मेमोरी के अंदर। 9 कैन नॉट बी स्टोर्ड इन मेमोरी, मेमोरी कैन ओनली होल्ड ईदर 1 और 0। तो ये 9 को पहले, ये 9 हमारे पास डेसिमल में है, 9 को वो किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी में। तो 9 बाइनरी क्या बनेगी? 1 1 0 0 1 1 8 और 1 9, हाँ ठीक है, 1 0 0 1 9 की ये बन गई, 8 1 9, ठीक है। अब मुझे काइंडली ये नहीं कहना कि सर ये कैसे हो, ठीक है, अगर नहीं पता तो चुप करके बैठ। ये लेट से हमने ये कर दिया।
अब अगर हम इसके ऊपर ये 9 के ऊपर 9 आपके पास वैल्यू एक टेबल के अंदर, लेट्स सी ये मैंने किया हुआ है x इक्वल्स टू 9, इस x के ऊपर अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाता हूं तो इस x की वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाने के बाद क्या हो जाएगी 0 0 1 1 मींस क्या ये बन जाएगा 3 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसी के ऊपर मैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाऊं तो क्या बनेगा 1 1 0 0 यानी 8 और 4 12। समझ आ गई? तो ये है, समझ आई तो छोड़ दो इसको। बाकी डॉट का आपको पता है क्या होता है, डॉट एन ऑपरेटर, सर वो आपको एक्सेस ऑपरेटर, ठीक, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर होता है आपका। डॉट क्या होता है? मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, जो कि आपको लिंक करता है ऑब्जेक्ट को उसके मेंबर्स के साथ। कल हमने नहीं कहा कंसोल डॉट राइट लाइन, तो कंसोल क्लास है और राइट लाइन उसका फंक्शन है, ठीक है बच्चे। इसके अलावा ये वाला ऑपरेटर होता है एरेज के लिए एंड सो ऑन। ये गंदला है यहाँ पे, इफ एल्स है, स्विच है, और जैसे आप इफ एल्स को C++ में यूज करते हो एग्जैक्टली विदाउट एनी चेंज आप उसको C# और जावा में यूज कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे आप स्विच को यूज करते हो C++ के अंदर, एग्जैक्टली वैसे ही आप उसको C# और जावा में यूज कर सकते हो विद वन एक्सेप्शन। एक थोड़ी सी चेंज आएगी कि आपको हर हालत में हर केस के बाद ब्रेक जरूर देना है। ब्रेक आप पता ना, हर केस के बाद ब्रेक आता है वहां पे, ठीक है। तो जी एग्जिट तो एक फंक्शन है जो कि आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं। ब्रेक आपको एक बॉडी से लूप से बाहर जाके लाता है, ठीक है। और वो जो दूसरा होता है वो प्रोग्राम से बाहर ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक वो आपको एरर दे देता है, अगर आप कंपाइल करें और आपने ब्रेक नहीं लगा हर केस के बाद तो आपको एरर देता है, और कोई चीज नहीं है बस। तो आपको मर्जी आप स्विच यूज करना चाहते हैं या इफ यूज करना चाहते हैं, और उसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे इस बुक के अंदर दे रखी है, ठीक है। लूप्स का आपको पता है, लूप ये आप एक ही कोई भी स्पेसिफिक काम बार बार कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करें, लूप यूज करें। C++ में हमारे पास कितने लूप्स हैं? 3 हैं। .NET के अंदर हमारे पास 4 लूप्स हैं, ठीक है। फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, और जो एक्स्ट्रा है वो है फॉर ईच। लेकिन फॉर ईच आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। फॉर ईच को आप सिर्फ एरेज, कलेक्शंस, जेनेरिक्स इनके लिए यूज करते हैं। क्या है, कैसे यूज होता है, लाइट आई तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी फॉर एग्जैक्टली वैसा ही है, व्हाइल एग्जैक्टली वैसा ही है, डू व्हाइल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि आप C++ के अंदर को यूज करते हैं। और अगर आपने एक छोटा सा रिव्यू लिया उसका, बुक के अंदर बहुत सिंपल सा उसकी जो है वो दिया हुआ है कि ये लूप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, छोटा सा एक डेमो प्रोग्राम है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम आप जाके आज घर पे बनाएं, आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगी और नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वरना जैसे आप क्लास में सोए रहते हैं और आपको कुछ सही नहीं आता, इस प्रोग्राम के बाद भी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी इंशाल्लाह। सो लूप्स के बाद एक लूप है जिसको हम डिस्कस करेंगे, फॉर ईच, और उस लूप को हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करेंगे अपनी स्पेसिफिकली जब हम विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो उसमें हम उसको यूज़ करेंगे। एरेज पे आ जाते हैं। एरेज थोड़ी सी, एरेज क्या होती हैं? एरेज आर कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, उनका एक ही नाम होता है और उन सब को हम एक्सेस कर सकते हैं उस एक नाम के थ्रू, प्लस उसमें एक चीज़ एडिशन डाल देते हैं कि उसके साथ इंडेक्स या उसका सबस्क्रिप्ट नंबर डाल देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी बन जाती हैं। जिस तरह अगर आप देखें तो ये हमारी बिल्डिंग जो होती है, नॉर्मल बिल्डिंग्स, ये सारी एरेज होती हैं। जैसे अगर आप ये देखें तो इस बिल्डिंग की जितनी भी नंबरिंग है वो क्या है, Z1। तो पहले रूम को हम क्या देते हैं, Z101, दूसरे को Z102, तीसरा Z103। तो क्या है, Z10 क्या आ गया, इसका नाम आ गया, और आगे 1 2 3 4 जो आ रहा है वो उससे क्या है, इंडेक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई? तो एरे हमारे पास आपको पता ही होगा डेफिनेटली कि एरे क्या होती है। आप एरे कब हमें चाहिए होती है, जैसे आपने बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने हैं, 10 वेरिएबल्स बनाने हैं या 20 बनाने हैं या 30 बनाने हैं या 100 बनाने हैं, तो अब जाहिर बात है हर एक वेरिएबल उस तरह बनाना, वेरिएबल हर एक का अलग से नाम होता है,
तो वो एक कम्बरसम सा काम है, एक लंबा काम है कि ABCD जो भी है आप उसको वेरिएबल या N1 N2 N3 N2 N100 लिखते जाएं। उसके बजाय हमें ये एरेज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एक सिंपल सी डिक्लेरेशन के थ्रू आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक अगर आपने उसको डिक्लेयर करना है तो आप डाटा टाइप लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। C++ और C# में थोड़ा सा डिफरेंस है कि C++ में हम कैसे डिक्लेयर करते हैं कि पहले डाटा टाइप लिखते हैं, फिर उसकी जो है वो वेरिएबल नाम लिखते हैं और फिर आगे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर देते हैं। ये जो ऑपरेटर होता है, ये वाला जो ब्रैकेट्स होती हैं, ब्रैकेट्स, इसको हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ C# में दो डिफरेंसेस हैं, एक नहीं दो हैं, ठीक है। एक तो ये है कि अगर हमने C++ में इसके नीचे जिस तरह हमारे पास C++ में हमने अगर कोई एरे डिक्लेयर करनी है तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, हम यू लिखेंगे int ARR और 10, ठीक है। तो ये हमने एक एरे डिक्लेयर कर दी। अगर यही वाली ARR नाम की int टाइप की एरे हमने C# में डिक्लेयर करनी है तो उसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे, फिर दरमियान में एंगल ब्रैकेट्स डाल देंगे, जो ये बता देगा कि int जो है, ये जो आप एरे बना रहे हैं किस टाइप की है, int टाइप की, सॉरी ये एरे है, ये जो आप बना रहे हैं int टाइप की एरे है, सिंपल वेरिएबल नहीं है, आगे आप उसका नाम दे देंगे। But here you have not provided any information regarding the number of elements that must exist in this array. इस एरे के अंदर जितने भी है वो कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, कितनी इसका साइज होना चाहिए, तक हमने स्पेसिफाई नहीं किया। तो उसके लिए हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि 8 आप कर सकते हैं ARR इक्वल्स टू न्यू int और अब यहाँ पे आप उसका साइज स्पेसिफाई करें, चाहे आप दूसरी लाइन में करें या उसी लाइन में यहाँ भी आप कर सकते हैं इक्वल्स टू न्यू int 10। क्लियर, समझ आ गई जी? हाँ जी, यहाँ पे आप रन टाइम पे भी ले सकते हैं, यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, यार आप सी इन कर दें, जितने भी आप एरे बनाना चाहते हैं आप बना देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ भी वीडियो में था C++ में हम कुछ क्यों बनाते हैं int ARR 10। आपने बैठना है और C# में हमने हमारी भी C# की बहुत अच्छी क्लास हुआ करती थी, 5 घंटा पढ़ते थे। समझ आ गई है? जैसा आ गई है? नहीं आई होगी सर, आ गई है? नहीं यार नहीं आई होगी, नहीं आई, क्या नहीं आई यार, इतना आसान सा तो है। अगर थोड़ी बार एक ब्रेक ना लेने छोटी सी, सर जरूर ले लें। एनीवेज, सो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी एरेज का वही है, एरे को एक्सेस करना, एरे को वैल्यू असाइन करना एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम नॉर्मली C++ में करते हैं, यानी एरे का नाम लेंगे, इंडेक्स देंगे। यहाँ पे ये बाउंड चेकिंग करता है। C++ में तो हम 5 की एरे बना के उसको 500 उसके इंडेक्स को भी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे आप जो ही बाहर जाएंगे उसके इंडेक्स से वो फौरन आपको एक्सेप्शन या एक रन टाइम के ऊपर आपको एक एरर देगा कि भाई आपकी ये वाली जो एलिमेंट है जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर। ये सारी चीज़ें हम प्रोग्राम्स में थोड़ा सा इनको देखेंगे, और अगर आप प्रोग्राम्स हम नहीं भी करते तो इस बुक के अंदर इसके छोटे प्रोग्राम्स बने पड़े हैं, आप इनको ज़रूर देख लें, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब एरेज यहाँ पे 2 टाइप्स की, यहाँ पे जो एरेज हैं .NET में वो 2 टाइप्स। एक हमारे पास है सिंपल एरेज या उनको कहते हैं मैट्रिक्स एरेज। जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया है ना, ये अभी हमने सिंगल डायमेंशनल एरे बनाई है। अब पता है हमारे पास C++ में हर एक में मल्टी डायमेंशनल एरेज भी होती हैं। नॉर्मली हम कौन सी यूज करते हैं, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल भी बहुत कम यूज होती हैं। वैसे बनाने की करते हैं तो हो जाए, अदरवाइज की नीड बहुत ही कम, कहीं बहुत ही स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में हो तो अदरवाइज नहीं होती। तो जो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरेज हैं C++ में, तो एक ही किस्म की है। यहाँ पे .NET में और आई थिंक जावा में भी 2 टाइप्स की मल्टी डायमेंशनल एरेज। एक को हम कहते हैं सिंपल या मैट्रिक्स एरेज और दूसरे को कहते हैं जैग्ड एरेज। दूसरे क्या कहते हैं, जैग्ड एरेज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है?
लेट्स से मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे पास यहाँ पे अगर हमने मल्टी डायमेंशनल एरे बनानी है तो दो तरह का है और उनकी डिक्लेरेशन में सिर्फ डिफरेंस है, डिक्लेरेशन में भी और बाद में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और ये है कि अगर हमने सिंपल एरे बनानी है तो सिंपल एरे हम उसके दरमियान में लाइक आपकी ये वन डायमेंशनल एरे है, दरमियान में आप कॉमा डाल देंगे तो टू डायमेंशनल एरे, ठीक है, सिंपल इतनी सी बात। यानी अभी हमने यूं किया इंट और ये कॉमा डाल दिया, ये टू डायमेंशनल बन गई, दो कॉमा डाल दिए तो क्या बन गया, थ्री डायमेंशनल बन गई, यानी एक वन डायमेंशनल 2 एंड 3 और इक्वल्स टू करके टू डायमेंशनल बना दें टू न्यू इंट 5,7। अगर हम इस तरह बना देते हैं कि इंट कॉमा ए डबल आर इक्वल्स टू न्यू इंट और यहां मिल दिया 5,7, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी पहले जो सबस्क्रिप्ट होता है वो किसको शो करता है, रोज को, और दूसरा किसको शो करता है, कॉलम्स को। पहला रो को, यानी ये जो हमारी एरे बनी है ए डबल आर या किसी भी नाम की जो भी बना रहे हैं उसके अंदर कितनी रोज हैं, 5 रोज हैं और 5 रोज हैं और 7 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब अगर आप यहां देखें तो हर रो में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, हर रो में कितने कॉलम्स हैं, सेम। तो ये इनको हम कहते हैं सिंपल मैट्रिक्स एरेज, इन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल मैट्रिक्स एरेज, ठीक। लेकिन हमारे पास जो दूसरी है जैग्ड एरेज, उनमें ये डिफरेंस होता है, या जैग्ड एरेज की बेसिकली जो उसको सिग्निफिकेंस उसकी कह लें या जो उसको डिफरेंट करते चीज वो क्या है कि जैग्ड एरेज के अंदर हर रो के अंदर हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स पॉसिबल है, हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। यानी पहली रो में आप 3 कॉलम रख लें, दूसरी में आप 10 रख लें, चौथी में 5 रख लें, पांचवी में 18 रख लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैट्रिक्स एरेज के अंदर आपकी हर रो में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और जैग्ड एरेज की हर रो में आप डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम रख सकते हैं, सेम रखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स रख सकते हैं। और जैग्ड एरेज आप बनाते कैसे हैं कि यहां पे आप ने दे दिया है कॉमा से सेपरेट किया है, जैग्ड एरेज में आपने 2 डायमेंशनल बनानी है तो 2 सबस्क्रिप्ट्स आप दे देंगे, ठीक है। एंड ऐसे ही होता है ना, चलो उसका देखते हैं सिंटैक्स, इंट ए डबल आर। अब यहां से इसको ये पता चल गया ये 2 डायमेंशनल एरे है और चूंकि हमने 2 अलग-अलग बनाए, इसका मतलब ये कौन सी एरे है, जैग्ड एरे है। पहले वाले केस में हम इसको कॉमा से सेपरेट किया था, या कॉमा के साथ हम मल्टी डायमेंशनल एरे बनाएंगे वो सिंपल एरे बनेगी, और जब हम उसको 2 या 3 जितने भी सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर्स का पेयर है उनके साथ बनाएंगे तो वो क्या बनेगी, जैग्ड एरेज बनेगी। अब जैग्ड एरे जब आप बनाएंगे तो पहले इनिशियली आपको जब हम न्यू के साथ उसकी एरिया डिफाइन करते हैं तो सिर्फ हम क्या डिफाइन करेंगे, उसकी सिर्फ रोज डिफाइन करेंगे। तो हम यूं लेते हैं ए डबल आर इक्वल्स टू न्यू इंट और यहां लेट्स मैंने कर दिया 5 और अगले सबस्क्रिप्ट को आप क्या रख देंगे, खाली रख देंगे, अगले सबस्क्रिप्ट को रख लेंगे खाली, यानी यू किया ए डबल आर इक्वल्स टू न्यू इंट और यहां मैंने इसको दिया 5 और अगले बार में क्या दे दिया, खाली रख दिया। क्यों कि डेफिनेटली हमें ये तो पहले स्पेसिफाई करना है कि इसकी रोज कितनी होगी। अब हमने हर रो के अंदर डिफरेंट नंबर्स ऑफ कॉलम्स रखने हैं, तो पहले रोज डिफाइन कर दी। अब अगर आपने ये करना है कि यार 0th रो है उसके अंदर 5 कॉलम्स हो तो आप क्या करेंगे, इंट ए डबल आर ऑफ 0 इक्वल्स टू न्यू इंट 5, ठीक है। यानी आप यूं कर लेंगे ए डबल ऑफ 0 इक्वल्स टू न्यू इंट 5। तो अब 0th जो रो है उसमें कितने कॉलम्स आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। मैं फिर करता हूं ए डबल आर ऑफ 1 इक्वल्स टू न्यू इंट 10। अब क्या हो जाएगा अगले वाले में 10, यानी पहली रो में कितने कॉलम्स होंगे, 5, दूसरी में क्या होंगे 10, इसी तरीके से तीसरी में आप 7 रख लें, चौथी 1 रख लें, इट्स अप टू। तो जैग्ड एरेज आपको ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी कि आप एक मल्टीपल रोज के अंदर, एरे की मल्टीपल रोज के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स रख सकते। समझ आ गई? सिंपल सी इसकी एग्जांपल देता हूं। आप लोगों की फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हैं, अगर हम आपके तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करना चाहें तो डेफिनेटली हर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो एक रो में आएंगे।
अब आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कुछ 4 कोर्स उठा रहे हैं, कुछ 5 उठा रहे हैं, कुछ 6 उठा रहे हैं, 7 उठा रहे हैं। अगर हम 7 के कॉलम्स स्पेसिफाई कर दें तो जिसने 3 या 4 उठाए हुए हैं उसके 3 या 4 कॉलम्स क्या होंगे, ज़ाया होंगे। या अगर हमने 6 रखे हुए हैं कॉलम, कि भाई सब नॉर्मली 6 उठाते हैं और किसी ने 7वां भी उठा लिया तो उसका 7वां हमारे पास नहीं होगा। तो जैक्ड एरेज में यह है कि जितना बंदे की हमें रिक्वायरमेंट है एक रो की, उसके उतनी आप कॉलम्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स मुझे कंफर्म नहीं है कि मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा, क्योंकि सिंटैक्स हम रन टाइम पे ही देख लेते हैं कि अगर नहीं हो रहा तो सिंपली एरर दे देगा और फिर हम उसको ठीक कर लेंगे। बुक में देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? इधर आई थिंक जैक्ड एरेज अभी नहीं दी हुई हैं, शायद बाद कहीं दी हूँ। क्लियर? तो ये बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट्स थे। यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा है, जो सिर्फ एक छोटी सी चीज आई है, वो कहाँ पे आई है? एरेज में है। और वो छोटी सी चेंज भी क्या आई है कि एक तो आपने सबस्क्रिप्ट जो ऑपरेटर है वो पहले देना है नाम से, और सेकेंडली न्यू के साथ आपने उसको एरे को डिक्लेयर करना है कि यार इसके अंदर कितने, या डिफाइन करना है कि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स या कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? सो इसके अलावा जितनी भी चीजें थी वो एग्जैक्टली सी और C++ से मैच करती हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं। ठीक है? एनी क्वेश्चन? एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन? जी, जैक्ड एरेज के ऊपर एक प्रोग्राम बना रहे हैं। जैक्ड एरेज के ऊपर क्या प्रोग्राम बना है? लेट्स से एक सिंपली मेन के अंदर हमने बना दिया प्रोग्राम। मैं यहाँ पे एक जैक्ड एरे बना दी, int x equals to new int 3, और ये खाली छोड़ दिया। यानी इसमें कितनी रोज होंगी? 3 रोज होंगी। मैंने एक लूप बता दिया। अच्छा, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है एरेज का, जिसके वजह से एरेज को यूज किया जाता है, वो उनका लूप के अंदर यूज होना हो। ठीक है, कि वो लूप के अंदर यूज हो सकते हैं। ठीक है, नॉन वेरिएबल को आप लूप में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एरे के अंदर सिर्फ चेंज क्या और होता है? इंडेक्स चेंज होता है। तो वो आई अगर हम उसके अंदर दे दें तो वो हो जाएगा। यहां पे हम सिंपली कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 है, एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। फॉर इट i equals to 0, i is less than 3, i plus plus। ठीक है, और यहां कर लेते हैं जी कि आगे लाइन। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं सिंपली, मैं फिलहाल सिंपल कर रहा हूं कि x of 0 equal to new int 3, x of ये फॉर का फिर ना लगा, सिंपल कर लेते हैं, equals to new int 5, और x of 2 equals to new int 7। ये हमने कर दिया। अब हमने x एक एरे बना दिए और इसमें पहली रो में 3 कॉलम है, दूसरी में 5 और तीसरी में 7। अब फॉर लूप के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। सर उसके जो नंबर कॉलम की जो वेरिएबल यूज करेंगे, अब डेफिनेटली अब प्रॉब्लम ये है कि ये अगर आप जहां पे डिफाइन कर रहे हैं ना, उस वहीं पे आपको यूज करनी पड़ेगी। इसमें अगर हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स है तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ सेपरेट लूप्स लगेंगे हर रो के। नहीं, लाइक मी, मैं चाह रहा था इससे बड़ा लंबा काम हो जाएगा, लिखना पड़ेगा मुझे। लेट्स से मैं यहीं पे करता हूं कि मैंने 3 की ऊपर एरे आई है ना, और int i equals to 0, i is less than 3, i plus plus। यहाँ मैंने कहा string s equals to console dot readline, कि जितने भी कॉलम्स वो बनाना चाह रहा है यूजर से ले ले, यूजर से ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया, int c equals to int dot parse, कन्वर्ट के बगैर आप int dot parse के थ्रू भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। int dot parse कन्वर्ट डॉट टू इन30 के इक्विवेलेंट होता है int dot parse। और मैंने यहाँ पे कहा जी s को कन्वर्ट किस में रख दो, c में। अब मैंने क्या किया, एरे ऑफ i equals to new int c। अब जितना यूजर ने इनपुट किया उतने ही क्या बन गए, कॉलम्स बन गए। और अब मैं इन कॉलम्स को पूरी रो को वैल्यू देने लगा हूं, तो क्या करूंगा, फॉर int j equals to 0, j is less than c j plus plus। और अब आप कर लें जी, कोई भी है एरे ऑफ i और j equals to जो भी आपने देना है i plus j, whatever जो वैल्यू या कंसोल डॉट राइट करना है, ये पूरी की पूरी आपने रन टाइम
कॉलम्स भी बना लिए और कॉलम बनाने के साथ उसको वैल्यूज। क्लियर? जब भी प्रोग्राम हो छोटे से छोटा बनाए, कोशिश करें जितना उसको स्क्वीज डाउन कर सकते हैं उतना करें। सो हियर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल कि हमने रन टाइम पे यूजर से वैल्यू देके उतने कॉलम्स भी बनाए हैं और उसी के अगेंस्ट उससे रन टाइम के ऊपर इनपुट देके उसको वैल्यू भी असाइन कर दी। इसका मैं आपसे कहता हूं, हाँ भाई आपने कितने कोर्स उठाए हैं? मैं कहता हूं 5। तो यहां पे मैं इसको कहता हूं प्रोग्राम बनाए इतना इंटेलिजेंट बनाए, इतना अच्छा बनाए कि छोटे कोड में ज्यादा काम हो रहा हो, प्रॉपर्ली मॉडलाइज हो, प्रॉपर्ली डिजाइंड हो। जब तक डिजाइनिंग करके प्रॉपर नहीं करके अच्छा प्रोग्राम नहीं बनता। सर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि सिंपल हमारा बन जाता है तो क्या कंडीशन करते हैं, जैसे कि सिंपल कैलकुलेशन बनाना है, अच्छा हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन और रिप्रेजेंटेशन काम करनी है, इसलिए हम कंडीशन लगा सकते हैं एफ की, उस पे रख सकते हैं, या फिर हम उसकी मेन क्लास जाकर बनाते हैं कैलकुलेटर की और उसकी फंक्शन बना के उसका कौन सा बेस्ट रहेगा? हमेशा फंक्शंस वाला जो अप्रोच है वो बेस्ट। कोई बड़ा प्रोग्राम आपको दिया जाए तो आपसे नहीं बनता, उसकी मेन रीजन क्या होती है? कोई आपको बड़ा प्रोग्राम दिया गया वो आप नहीं बना सकते, छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं। रीजन ये होती है कि आप उसको प्रॉपर्ली चंक डाउन नहीं करें, उसको डिवाइड नहीं करें। जब भी आपको प्रोग्राम दिया जाए, डिजाइनिंग मेन क्या कहती है कि आप पहले उसके तमाम टास्क देखें क्या क्या है, हर टास्क के लिए अलग फंक्शन बनाएं और जो कहना चाहिए आइडियली वन फंक्शन शुड परफॉर्म ओनली अ सिंगल टास्क। एक फंक्शन में सिर्फ एक ही काम चाहिए। हमारा मेन होता है वो एंट्री पॉइंट होता है, वो एंट्री पॉइंट के तौर पे यूज हो रहा है, उसी में हम इनपुट भी ले रहे होते हैं, उसी के अंदर हम ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसी में आउटपुट भी कर रहे होते हैं। सो प्रोग्रामेटिकली डिजाइनिंग के लिहाज से ये अप्रोच टोटली रॉन्ग है। सिंपलेस्ट डिजाइनिंग अप्रोच क्या है कि हर काम के लिए अलग फंक्शन। चलो एक में 2 काम कर लिए, मान लिया छोटा छोटा कोई सिंपल सा एक काम है, यानी वहीं पे आपने ऐड किया उसको डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन जब आपका डिफरेंट काम परफॉर्म करेंगे, हर काम को डिफरेंट फंक्शन में परफॉर्म करेंगे, तो आपके प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, रीयूजेबल हो जाएगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इसी की आपको एग्जाम्पल देता हूं। यही जो हमने एक प्रोग्राम बनाया, ये तो मैंने वैसे एक बना दिया कि भाई वहीं पे आप इनपुट ले रहे हैं और वहीं पे आपने इसको कर लिया। अगर हम 2 फंक्शंस बना रहे हैं, एक फंक्शन सिंपली मैं बनाता हूं लेट्स से रो INP, इसके अंदर मैं पूरी रो के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो इनपुट लेता हूं। यहां मैं पास कर देता हूं एरे, जो एरे मतलब इंट टाइप की एरे जिसके अंदर मैंने वैल्यू सेव करवानी है, इंट A और साथ इंट S, इंट साइज। यहां मैं सिंपली कर देता हूं फॉर का एक लूप i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज लेस देन s तक i प्लस कर दिया, और यहां मैं सिंपली कर दिया AR ऑफ i इक्वल्स टू जो भी है वैल्यू इसको देनी। अब वहां पे साथ ही उसको टोटल साइज भी दे दें, रोल नंबर भी दे दें, और वो पूरी का पूरा उसको कर दें। ठीक है? फायदा क्या होगा इसका? एक प्रोग्राम में तो आपका ये भी चल रहा है उतना ही कोड, बल्कि उसमें थोड़ा सा कोड ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया तो आप इस फंक्शन को सिंपली कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। या एक लाइब्रेरी अगर आपने बना ली है, इसमें हेडर फाइल बनी होती है, एक छोटी सी लाइब्रेरी आपने बना ली है, तो आप इंक्लूड करके डायरेक्टली एक क्लास आप बनाएंगे, उस क्लास का फंक्शन कॉल करेंगे। सो ऑलवेज बेस्ट, अगर आपने प्रॉपर प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है या डिजाइनिंग करनी है तो यू नीड टू फॉलो द प्रोफेशनल अप्रोच। और प्रोफेशनल अप्रोच क्या कहती है कि पहले प्रॉपर्ली डिजाइन, ठीक है, और फिर डेवलपमेंट करें। पहले डिजाइन करें फिर डेवलप करें। हम उन लोगों की तरह क्या करते हैं, पहले डेवलप करते हैं फिर उससे डिजाइनिंग करते हैं। अच्छा ये क्लासेस थी, इनको बना दो, प्रोसेस में यही हो रहा होता है। मेरी बात समझ आ गई? सो दिस इज आप कहेंगे नॉन प्रोफेशनल लेमैन्स अप्रोच। जब आप अच्छे प्रोग्राम्स बनाएंगे और अच्छे प्रोग्राम्स में अगर आप प्रोफेशनल अप्रोच यूज नहीं करेंगे तो आप एट द एंड ऑफ डे आप फंस जाएंगे। एक काम आप बार बार कर रहे होगे, फंक्शन नहीं बनाए होंगे, डिबगिंग नहीं होगी, एक फंक्शन बनाएंगे वो लंबा जा रहा होगा। ठीक है? सो ट्राई टू यूज। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे टीचर्स क्यों ऐसा नहीं है? जब पढ़ाने वाले होते हैं वो इन अप्रोचेस को क्यों फॉलो नहीं करते? तो उसकी दो मेन रीजन है। एक तो ये मे बी टीचर खुद इतना कन्विंस ना हो इस अप्रोच से।
या टीचर ने खुद प्रोफेशनली डेवलपमेंट ना की, ये बहुत कम होता है। मेन रीजन ये होती है कि स्टूडेंट्स को सिंपल प्रोग्राम नहीं समझ आ रहा होता, तो जब हम उसको फंक्शन यूज करते हैं और उसको वैल्यूज पास करते हैं, कभी पास बाय रेफरेंस कर रहे होते हैं, कभी पास बाय वैल्यू कर रहे होते हैं, तो जो उसको थोड़ा सा समझ आना होता है वो भी कहता है यार ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, मेरे सर से ऊपर है। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं चलो यार एक में कुछ तो समझ आए, इनके कुछ तो पल्ले पड़े, रॉन्ग अप्रोच ही कुछ समझ तो आए। क्लियर? लेकिन बेस्ट अप्रोच ये होती है, जिस तरह अभी देखो ये मैंने बनाया, होपफुली आधे से ज्यादा को समझ आ गया होगा कि अच्छा यहाँ पे क्या हमने कोई ड्रा किया है। लेकिन अगर इसी को मैं प्रॉपरली उसी फॉर्मेट में कर देता तो पहले तो काफी देर सर खुजाते रहते, ये क्या हुआ, यहाँ से उधर जाएगा, और ये दो वैल्यूज क्यों पास की हैं, और ये ठीक इसलिए की हुई है, यार तुम इसी पे आ जाओ, यही ठीक है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनली यू नीड इज टू यूज प्रॉपर डिजाइनिंग अप्रोच। लेकिन आसान सी चीज जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था उस पर बहुत लंबी बात होगी कि आप सिंपल सा काम करते हैं, आपसे हो जाता है, मुश्किल काम होता है, लंबा बड़ा काम होता है, आपसे नहीं होता। तो उसकी मेन रीजन यही होती है कि आपने चंक डाउन नहीं किया, आपने एक मेन गरीब के बच्चे के अंदर सारा कोड घुसेड़ना है, ठीक है, उसमें फिर वो काम कभी कभी नहीं होता। आसान तरीका ये है कि उसके लिए अलग-अलग से फंक्शंस बनाए और उन फंक्शन कर लें, और कोई मुश्किल नहीं होता। जिस जगह आपने कोड लिखना है उसी कोड को कट करो, उसका फंक्शन बनाओ, उसी का फंक्शन को कॉल कर दो, गन बजा भाई। ठीक है, क्लियर? ठीक है, कुछ समझ आई है या गर्मी लग रही है? छुट्टी करें? चल छुट्टी कर जा। क्लासेस और जल्दी से मैं इनका आपको इंट्रोडक्शन देता हूं, आपको वैसे पता होगा क्लास क्या होता है। मुझे वो चीज बताओ जो मुझे समझ आ जाए। जैसा मैंने वेरिएबल का पूछा था ना, मैंने आपको वेरिएबल बताया तो मैंने उसको आपको कन्विंस किया कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। जी, ये तो बड़ी आप कहते हैं ना कि जो टेक्निकल टर्म्स आप यूज करें, जैसी चीजों को इकट्ठा करके एक क्लास। मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन? एक जैसी चीजों को इकट्ठा करके एक क्लास। एक जैसी चीजों को इकट्ठा करके, यानी आप सबको इकट्ठा करके क्लास बन गई। हाँ, डेटाबेस भी है, जो डेटाबेस प्लस भी है, सर किसी कुछ भी डेटाबेस नहीं, डेटाबेस इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। सर कुछ भी कॉमन प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करके एक मेन क्लास में डिफाइन करना ताकि हम उसको यूटिलिटी के लिए यूज कर सकें। बेसिकली क्लासेस हम जब मैं आपको जो डिस्कस कराऊंगा वो शायद आपके पिछले कंसेप्ट को खराब कर दे। दो अप्रोचेस, एक टॉप डाउन एक बॉटम अप, एक टॉप डाउन एक बॉटम अप। मैं सबसे पहले एक बात करूंगा, ऑब्जेक्ट। क्लास इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक क्लास एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। क्लास जो बेसिकली बताते हैं, इसको हम कहते हैं कि एक नक्शा होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो और वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज। तो ऑब्जेक्ट क्या वाला होती है? जो कि हम जिसको फील कर सकें बाय टच। Do you think that air is not an object? Genie isn't an object. Genie is an object. उसको ना आप फील कर सकते हैं ना देख सकते हैं। जिनों को रियल वर्ल्ड होना जरूरी है उसका। सिंपल सी यार, क्यों उसको कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ की अपनी आइडेंटिफिकेशन है। सिंपल एज दैट। सिंपली एवरीथिंग और एनीथिंग दैट पोजेस सम प्रॉपर्टीज, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एट्रिब्यूट्स हों, कुछ खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स हों, तो कोई काम परफॉर्म कर रहा है। दो चीजें, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या खुसूसियात हो, कोई एट्रीब्यूट्स हो, कोई प्रॉपर्टीज हो, और वो कोई काम
परफॉर्म कर रहा हो या उसमें कोई काम परफॉर्म किया जा सकता हो। टेक्निकली इसको क्या कहता है कि एवरीथिंग दैट हैज सम एट्रीब्यूट्स और डाटा मेंबर्स एंड possess some behavior or perform some function is known as object। अब मुझे कोई बता सकता है कि मैं एक बात कहता हूं कि everything in this universe is an object। Everything in this universe is an object। Do you think this marker is an object? Yes, sir. Yes, sir. कोई नेगेट कर रहा हो, this is not an object। कोई नहीं नेगेट कर रहा, कैसे है ये ऑब्जेक्ट? विकास बताएगा। तो ये तो आपने आधी बताई है, लिखने के लिए यूज होता है। क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर? अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखें, इसका कोई कलर है? कलर है इसका? सो इसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका। इसकी कोई लेंथ है, इसकी कोई विड्थ है, इसका कोई वेट है, इसकी कोई प्राइस है। ऑल दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग। राइटिंग इज अ वर्ब, इट्स अ टास्क। ये कोई काम परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, काम परफॉर्म कर रहा होता है। सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। व्हाइट बोर्ड एन ऑब्जेक्ट, इजंट इट? है ना? इसकी कोई लेंथ है, विड्थ है, नाम है, कलर है, वेट है, प्राइस है, किसी काम की जरूरत है। इस रूम में कोई चीज आप देख लें इंक्लूडिंग योरसेल्फ, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे क्लास की। ऑब्जेक्ट समझ आ गया, और अब हम बात कर रहे हैं बॉटम अप्रोच की, कि एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लास लिखते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इस पेन को अभी तो हमने इसको कर दिया, आपने यहां पे अपनी जुबान में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आप कंप्यूटर को बताना चाहते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक मार्कर को, एक व्हाइट बोर्ड को, अपने आप को, एक पंखे को, एक ट्यूबलाइट को, रोस्ट्रम को, यूएसबी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कंप्यूटर में? बिकॉज करंटली वी आर स्टडीइंग प्रोग्रामिंग। हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, कैसे? सो इसका आंसर बनता है कि अगर आपने कंप्यूटर के थ्रू या प्रोग्रामिंग के थ्रू या प्रोग्राम में ये बताना है कि ये मार्कर क्या चीज है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू करेंगे? क्लास के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे? क्लास के थ्रू। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर? तो क्लास एक स्ट्रक्चर है, एक कंस्ट्रक्ट है प्रोग्रामिंग का, जिसके थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, दो अप्रोचेस। अब ये बॉटम अप अप्रोच है या नहीं है? हमने ऑब्जेक्ट उठाया है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और वो क्या काम परफॉर्म करता है। प्रॉपर्टीज को हम डाटा मेंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, वेरिएबल्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कलर एक इसका वेरिएबल होगा, ठीक है। फ्लोट प्राइस इसकी एक वेरिएबल होगी, इंट हाइट इसकी कोई वेरिएबल होगी, विड्थ इसकी कोई वेरिएबल होगी। ये सारे इसके क्या आ जाएंगे? डाटा मेंबर्स, जिनको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? वेरिएबल्स के थ्रू। और वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डाटा मेंबर्स। पहले जमाने में हम इनको प्रॉपर्टीज भी कहते थे, एट्रीब्यूट्स भी कहते थे, लेकिन डॉटनेट ने आके प्रॉपर्टीज डिफरेंट चीज को कह दिया, एट्रीब्यूट डिफरेंट चीज को कह दिया। सो क्लास के डाटा मेंबर्स को ना आप प्रॉपर्टीज कह सकते हो C# के अंदर, ना आप एट्रीब्यूट्स कहते हो। C++ के अंदर कह सकते हो। क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उनको हम डॉटनेट के अंदर क्या कहेंगे? क्लास मेंबर्स या डाटा मेंबर्स। उनको हम एट्रीब्यूट्स भी नहीं कह सकते और प्रॉपर्टीज भी नहीं कह सकते। क्लियर? नहीं, आसान जुबान में किसी भी ऑब्जेक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके लिए जो हम उनका जाहिर बात है इसका कलर है, ब्लैक इज अ डाटा। तो डाटा को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए। तो हम पहले उसके लिए वेरिएबल बनाएंगे। प्राइस है, प्राइस क्या है? डाटा। प्राइस क्या है? डाटा है। तो उसको स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए। लेंथ है, विड्थ है, कलर है, व्हाटएवर जो भी इसके गंदला है वो क्या, उसको स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए। जितने वेरिएबल्स उसके लिए चाहिए वो सारे हम बनाएंगे और उन्हें हम क्या कह देंगे? डाटा मेंबर्स। अब फंक्शन एक वर्ब होता है।
फंक्शन क्या है? काम परफॉर्म कर रहा है। वो वेरिएबल के अंदर काम नहीं परफॉर्म हो सकता, वेरिएबल के अंदर डाटा आता है। तो काम जब भी परफॉर्म होगा वो हम किसके थ्रू शो करते हैं? फंक्शन के थ्रू। एक फंक्शन बना देते हैं और फंक्शन के थ्रू उसको शो करते हैं। और चूंकि काम में मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं ना। अब फॉर एग्जाम्पल लिखना है तो क्या करेंगे जी? पकड़ें इसको या उठाएं, इसका कैप रिमूव करें, कैप ओपन करें और इसको जिस जगह लिखना है उसकी तरफ पॉइंट आउट करें और हाथ को मूव करें, लिखना शुरू कर दें। तो ये क्या है? ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। अगर आपको किसी चीज से लिखना नहीं आता, उल्लू के ऊपर कुछ नहीं पता होता है। कंप्यूटर दुनिया की बेवकूफ तीन चीज है। कंप्यूटर इज द मोस्ट डम थिंग इन द वर्ल्ड। कोई नहीं होता उसको, आप कहो तो मूल्य के पट्टे हो, कहेगा जी हूं। उसे क्या देगा यार कंप्यूटर एक उल्लू का पट्टा है, तो वो लिखेगा जी कंप्यूटर उल्लू का पट्टा है। उसे लूप में लगा दो, हजार मरतबा खुद को कहेगा। सो कंप्यूटर इज नथिंग। कंप्यूटर को जो चीज मास्टर कर रही होती है, कमांड कर रही होती है, वो प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं हम उसको। जब हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कंप्यूटर से कोई काम करवा रहे हैं तो उसको बार बार कह रहे होते हैं, बार बार कह रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहा होता है? हम उसको इंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। और यही जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है इसे हम कहते हैं प्रोग्राम। ये चीज क्या होती है? प्रोग्राम। समझ आ गई? तो जो भी फंक्शन कोई चीज परफॉर्म करती है उसको हम फंक्शन फॉर्म में लिखेंगे और क्लास के अंदर लिखेंगे। और जब हम क्लास के अंदर फंक्शन लिखते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शंस या मेथड्स। क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शंस या मेथड्स। क्लियर? समझ आ गई? तो क्लास क्यों बनाएंगे? तो जब आपने कोई क्लास बनानी है, जब आपने कोई क्लास बनानी है तो कैसे बनाएंगे? उसमें क्या मेंबर रखेंगे, क्या मेंबर फंक्शन रखेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये क्लास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर उस चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज देखेंगे और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है वो देखेंगे। हर कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट अलग से एक डाटा मेंबर बनाएंगे और हर काम के अगेंस्ट जो परफॉर्म करती है उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे? एक अलग से फंक्शन बनाएंगे या मेथड बनाएंगे। तो आपकी क्लास क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? क्लियर? अब जो हमने क्लास बनाई है ये एक वर्चुअल चीज है, फिजिकली ये नक्शा आपने बनाया। अब जब आप उस क्लास को यूज करते हो, हम बॉटम टॉप डाउन की तरफ आते हैं कि एक क्लास के थ्रू आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते। देखो जब ये डॉलर वाला ये मार्कर है तो उन्होंने पहले इसका एक ब्लूप्रिंट बनाया होगा, नक्शा बनाया होगा, एक डिजाइन बनाया होगा, या पहले मार्कर बनाया होगा? पहले, हमेशा पहले डिजाइन बताया फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए। अब उन्होंने लाखों की तादाद में मार्कर्स बनाए होंगे। अब लाखों ऑब्जेक्ट्स के बने, कोई नीले हैं, कोई पीले हैं, कोई सुर्ख हैं, कोई ब्लैक हैं। तो क्या हर एक के लिए अलग अलग चीज बनाई होगी, अलग अलग क्लासेस? तो सारे मार्कर्स हैं ना, सारे मार्कर्स हैं। तो मार्कर्स की ऑब्जेक्ट्स आप मल्टीपल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक घर का नक्शा बनाया तो क्या घर बन गया? क्लास की एग्जाम्पल उस घर के नक्शे की तरह आपने एक बना दिया, घर नहीं बना। आप उस नक्शे की बेस पे घर बनाएंगे बाकायदा। और जब आप घर बनाएंगे तो हम कहेंगे कि हमने इस नक्शे का या इस मैप का, इस ब्लूप्रिंट का एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट किया है। जो प्रॉपर टेक्निकल वर्डिंग है वो क्या है? इंस्टेंशिएशन। ऑब्जेक्ट बनने को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है? तो जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट में वो तमाम के तमाम जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स या डाटा मेंबर्स होंगे जो आपने क्लास में डिफाइन किए, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप तमाम के तमाम फंक्शंस जो क्लास डिफाइन है वो परफॉर्म करवा सकते। अब हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो सकता है। कैसे? लेट्स से एक नक्शा आपने बनाया है, उसमें 10 घर बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि कितने ऑब्जेक्ट्स ने बना दिए? 10 ऑब्जेक्ट्स बना दिए। अब हर एक का कलर चेंज हो सकता है, बिकॉज क्लास के अंदर हमने क्या रखा हुआ था कि घर का कलर होगा। अब कलर उसकी एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका डाटा कुछ भी हो सकता है। That may be green, that may be off-white, that may be white, that may be blue, that may be green, or that may be red, whatever जो भी आप रखना चाहते हैं, जो सूट करता है आपको कलर कर सकते। तो ये मार्कर है, कलर इसका एक प्रॉपर्टी है। कलर हमने क्या रखी है? इसकी प्रॉपर्टी। कलर कैन बी एनीथिंग, that may be black, that may be blue, that may be red, that may be white, that may be silver, that may be golden, whatever जो। लेकिन मार्कर यही क्लास होगी। अब एक मार्कर थोड़ा सा बड़ा है, इससे छोटा भी बना सकते। तो वो क्या चेंज किसमें है? मार्कर में? नो, उसका एक डाटा मेंबर है, साइज हुआ, हम थोड़ा सा चेंज कर दिया।
So this is data members should be private and member function should be public. ये थोड़ा सा कंसेप्ट बाद में डिस्कस करेंगे, वरना आप चीज़ों को मिक्स कर देंगे, टर्मिनल्स हो जाएंगी। हम कैलकुलेटर क्लास को डिस्कस कर रहे थे, कैलकुलेटर क्लास आप कैसे बनाएं। तो कैलकुलेटर क्लास के अंदर आपके पास एटलीस्ट 3 डाटा मेंबर होने चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 एंड रिजल्ट। 3 डाटा मेंबर हो गए। एक फंक्शन आपके पास होना चाहिए इनपुट, हाँ ना। ऐड का फंक्शन है तो वो क्या होना चाहिए, ऐड करना चाहिए, उसमें इनपुट ना करना। इनपुट के लिए रहता है एक फंक्शन बना दें, ठीक है। मैं छोटी सी क्लास बना के दिखा देता हूँ, उधर बना दूँ या इधर बना दूँ, वीडियो में बना देते हैं तो समझ आ जाएगी सब। तो आप वीडियो से फिर देख लीजिएगा, मैं साथ साथ बोलता हूँ, ठीक है। विजुअल स्टूडियो भी ओपन कर लेता हूँ। लगे हम कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बनाने लगे हैं। वीडियो में अगर अल्लाह करे बन गई इसकी वीडियो, ना बनी तो इसकी खैर नहीं है। C#, ठीक है। हम एक सिंपल सी एक एप्लीकेशन बनाते हैं कैलकुलेटर की। तो बेसिकली तो आपने कल जो बनाया होगा, घर में आपने बनाया तो नहीं है मुझे यकीन है, लेकिन अगर बनाया होता किसी ने तो उसने उसी मेन के अंदर ही पूरा बनाया होगा, यकीन है, ठीक है। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि ये जो क्लास प्रोग्राम आपको दी गई है ना, आपको इसलिए दी है कि इसके अंदर मेन होगा, ये आपको एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करती है, अदरवाइज आप बाकी सारी चीजें अलग बनाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नई क्लास बना रहा हूँ। क्लास का नाम मैं रख देता हूँ कैलकू, कुछ भी कैल्क रख लेता हूँ क्लास का नाम, क्योंकि कैलकुलेटर में नेम स्पेस का नाम रखती है क्लास। अब इसमें क्या होना चाहिए, 3 मेंबर डाटा मेंबर्स होंगे। मैं इसको कर देता हूँ जी इंट नंबर 1, नंबर 2, res रिजल्ट, ठीक है। डाटा मेंबर्स शुड बी प्राइवेट। तो अगर आप इसके साथ कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट इनका एक्सेस मॉडिफायर होगा प्राइवेट होगा, ठीक है। अगर आप इसको पब्लिक बनाना चाहते हैं तो आपको पब्लिक खुद से देना पड़ेगा। अब मैंने कहा ना कि अब देखो हमने इसमें कैलकुलेटर में करना क्या है, एक इनपुट लेना, फिर वो प्लस माइनस वाले टास्क परफॉर्म करने, और फिर एक आउटपुट लेना है। उसका मतलब है इनपुट अलग फंक्शन चाहिए, डिस्प्ले अलग फंक्शन हो जाए। मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ। अब फंक्शन जो भी हैं जिनको आप बाहर से कॉल करेंगे उनको क्या चाहिए, पब्लिक। तो मैं कर देता हूँ जी पब्लिक वॉइड मीन्स कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करेगा, और मैं कहता हूँ जी इनपुट। फंक्शन का नाम रख दिया इनपुट, और यहाँ यूजर से मैंने क्या दिया, console.writeLine प्लीज एंटर 2 नंबर्स, ठीक है बच्चों। console.writeLine। अब मैं 2 नंबर्स लेने के लिए अब अगेन मुझे वही वाला काम करना पड़ेगा, ठीक है, कि स्ट्रिंग में लेके उसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको इसके लिए अलग फंक्शन होना चाहिए कन्वर्जन के लिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम डायरेक्टली अपनी आने के लिए जल्दी से यही कर लेते हैं। स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू console.readLine, और फिर हम करते हैं जी नंबर 1 इक्वल्स टू int.parse। कल हमने किया था convert.to int32, आज हम यूज कर रहे हैं int.parse। दोनों int.convert की क्लास जो वर्सटाइल है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जबकि int.parse से स्ट्रिंग को int में कन्वर्ट कर, ठीक है। int.parse, और या मैंने इसको दे दिया s1, और फिर हमने किया जी s1। तो दूसरा लेने के लिए भी हमने क्या किया, console.readLine, और नंबर 2 को हमने असाइन कर दिया फिर से int.parse s1, ठीक है, क्लियर। उसूलन होना क्या चाहिए था, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग एक बनाता, उसको इनपुट लेता और कन्वर्ट का फंक्शन कॉल कर देता, ठीक है। अच्छा, इनपुट का फंक्शन हमने यूं बनाया है, क्लास बनाई, क्लास बना दी, कैल यहाँ रख दिया int n1, n2, res रिजल्ट। n1 में नंबर 1, n2 में नंबर 2, और रिजल्ट में रिजल्ट आ गया। अब मैंने लिखा पब्लिक वॉइड इनपुट, इनपुट कर लो, ठीक है। उसमें मैंने किया स्ट्रिंग s बनाया, s इक्वल्स टू console.readLine। रीडलाइन चूंकि हमें स्ट्रिंग में देगा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, n1 इक्वल्स टू s int
डॉट पार्स और इसको मैंने कर दिया एस। अब दोबारा इसी तरीके से ये वाला नाम होगा, ठीक है, दूसरा नाम लेंगे, ठीक है, और अगेन उसको किस में रख देंगे, एन टू में रख, ठीक है, क्लियर। तो अब हमारा इनपुट हो गया। अब हम 50 ऑब्जेक्ट्स बनाए, इनपुट करें, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसका डाटा आ जाएगा स्टोर, क्लियर। इनपुट हो गया। अब मैं सिर्फ एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड का, सिर्फ एक फंक्शन, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट सारे वैसे ही होंगे, रिजल्ट में ही सेव होना है ना। तो अगर मैं कहता हूँ ऐड पब्लिक वॉइड ऐड, इसको मैं पास कुछ भी करता है इसलिए कि मेंबर फंक्शन है, डायरेक्टली अपने डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली करूंगा क्या, res इक्वल्स टू n1 प्लस n2। अगर यही वाला सब्ट्रैक्ट का होगा तो वहां पे करेंगे n1 माइनस n2, मल्टीप्लाई होगा तो n1 मल्टीप्लाई बाय n2 एंड सो ऑन। और एक फंक्शन हम और बना लेते हैं आउटपुट का या डिस्प्ले का, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले या कुछ कर लें, और यहाँ पे हमने सिंपली करना है कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन, इसको प्रॉपर्ली हम डिस्प्ले करवाते हैं यूं, हम कहते हैं रिजल्ट ऑफ 0 and 1 is, यानी अब मैंने डबल कोट्स को बता दिया कि भाई स्ट्रिंग भी लिखना और साथ जब ये कर्ली ब्रैकेट्स में दे दी तो मैंने बताया तीन वेरिएबल्स में तुमने वैल्यू भी डिस्प्ले करनी। तो यहाँ पे 0 की जगह मैं लिख देता हूँ कॉमा के बाद n1, दूसरे का n2 और तीसरे में रिजल्ट। सो दैट्स इट। सो यू हैव सीन कितना सिंपल हो गया और कितना अंडरस्टैंडेबल हो गया और कितना रीयूजेबल हो गया, ठीक है। अगर आपने इनपुट में चेंज करनी है कोई तो यू डोंट नीड टू चेंज द होल प्रोग्राम, सिंपली यहीं पे नहीं इनपुट के आप चेंज करिए, फंक्शन जो अलग से हो गया, ठीक है। तो आप चेंज अगर इनपुट में कर रहे हैं और एरर आया था तो आपको पता है कि एरर किधर आया, तो मैंने इधर किया इधर ही आया होगा, उसी को देखो, ठीक है। सो दिस शुड बी द एक्चुअली जिस तरह आप कह रहे हैं छोटी-छोटी जगह पे हमें अदर फंक्शन बनाने पड़े, जी कंप्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, कंप्लेक्सिटी कम हो जाती है, थोड़ा सा आपका प्रोग्राम लिखने का ज़्यादा हो जाएगा। तो लेंथी होना कंप्लेक्सिटी की निशानी नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्ली डिजाइंड और प्रॉपर्ली डिवाइडेड और प्रॉपर्ली चंक्ड डाउन होना ये सिंप्लिसिटी होता है, और प्रॉपर्ली चंक डाउन ना होना, एक मेन के अंदर सारा लिखा हुआ हो, वो आपका जो है वो कंप्लेक्सिटी है। सर ये कि मेन के ये है, तो अभी जैसे हमने करना चाह रहे हैं इसको हम किसी और फंक्शन में कर लें या इसी में कर लें, एक लाइन का है, एक ही लाइन के लिए नेक्स्ट में बनाना इसका कोई नहीं, तो उसमें हर्ज कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने लेट्स से इसका एक इनपुट कर लिया, एक यहाँ पे मैं जल्दी से वॉइड ऐड का बना देता हूँ, और यहाँ ऐड में हमने क्या करना है जी, res इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, और इस तरीके से सारे बाकी भी होंगे, इसको भी पब्लिक कर दूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेन्यू डिस्प्ले करवाना है या यूजर से इनपुट लेनी है कि क्या काम करना चाहता है वो कैसे करें, वो भी तो होना है ना। अभी मेन तो हमने बनाया ही नहीं है, हाँ। अब अगर हम इसको मेन में जाकर इसका हम क्या करेंगे, जो दूसरी क्लास है जो प्रोग्राम वाली है, मेन में जाके हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, क्लास में इस तरह क्लास क्या होती है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये क्लियर डेफिनेशन है उसकी क्लास की। क्लास सिंपली यूजर डिफाइंड। आप क्लास क्यों बनाए, लेट्स से आपने लेंथ स्टोर करनी है किसी भी चीज की। लेंथ नॉर्मली हम किस में मेजर करते हैं, फीट एंड इंचेस में, इतने फीट और इतने इंचेस। तो क्या आप मुझे बता दें कोई ऐसी डेटा टाइप जिसमें फीट और इंचेस स्टोर कर सकते? नहीं कर सकते ना, बिकॉज अब ये एक लेंथ जो हमारे पास आ रही है वो उस पर कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं, ठीक है, फीट है और इंचेस भी है, ठीक है। या कोई और इस किस्म की चीज भी हम देख सकते हैं। आपकी अपनी बात कर लेते हैं कि आपका नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर और जीपीए, ये तीन चीजें मैं आपकी स्टोर करवाना चाहता हूं, तो किस डेटा टाइप में स्टोर कर सकता हूं?
देयर इज नो सच डाटा पे जो आपको 3 डिफरेंट चीजें स्टोर करने की, यानी 2 स्ट्रिंग है, एक फ्लोट है, ठीक है। तो जब आपकी ये रिक्वायरमेंट भी होती है यार, आपने एक किसी चीज का डाटा स्टोर करना है, कोई ऐसा वेरिएबल आपको चाहिए जिसमें आप कोई डाटा स्टोर करें और वो डाटा मुख्तलिफ किस्म का है, एक से ज्यादा है, तो यू कैन नॉट स्टोर दैट स्पेसिफिक डाटा इन प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स। सो स्ट्रक्चर्स एक पुरानी प्रोसीजरल अप्रोच है डॉटनेट के अंदर, वो भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स भी आप यूज कर सकते हैं, क्लासेस भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स पुरानी अप्रोच है, C++ के 60s 70s की अप्रोच है, डॉटनेट में उसको ऊप में उसका क्लास आ गया। वैसे स्ट्रक्चर्स भी डॉटनेट के अंदर सपोर्टेड है। टेम्पलेट्स एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। C++ के टेम्पलेट्स की बात है, किसने पढ़ा है? टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक वेरिएबल होता है, जैसे आपने टेम्पलेट बना दिया टेम्पलेट T, आपने T का एक वेरिएबल बना दिया A, तो अब ये A की टाइप कोई नहीं, यानी एंड भी नहीं है, ये फ्लोट भी नहीं है, इसको आप किसी भी टाइप का वैल्यू साइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूं करते हैं कि A = 20, तो ये एंड बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम नॉर्मली टेम्पलेट सब यूज करते हैं, फंक्शंस में यूज कर रहे हैं, फंक्शन के साथ। अगर आप करते हैं A = 1.7, तो ये वैल्यू फ्लोट बन जाएगी। अगर आप इसको कर देते हैं A = C, तो ये कैरेक्टर बन जाएगा। आप कर देते हैं A = ABC, स्ट्रिंग। टेम्पलेट में आप कोई एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त आपने डिफरेंट वैल्यू स्टोर करनी है एक वेरिएबल से। फॉर एग्जांपल आप नहीं बात करें, आपको कोई नाम है, कोई जीपी है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, कोई आईडी कार्ड नंबर है, तो ये आप टेम्पलेट में स्टोर कर सकते हैं क्लासेस के, ठीक है। तो मेन हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है कि उसी तरीके से जो क्लास का या डाटा टाइप का नाम है वो लिखें। हम इस क्लास का नाम क्या रखा हुआ है? कैल्क। आगे ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं जो भी है, लेट्स से ओब्जे। और C++ में तो ऑब्जेक्ट करते थे तो ऑब्जेक्ट बन जाता था, यहां पे ऑब्जेक्ट अभी नहीं बना। जब अगले लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। टू टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर 2 रिप्रेजेंटेशन होती है, एक होता है यार पास स्टैक, एक होता है हीप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर के तौर पे जब आपने ये बनाया तो एक्चुअली ये रेफरेंस बना या पॉइंटर बना। जब आपने सिंपली यूं लिखा ना इस क्लास का कैल्क ओबीजे, तो C++ में उसका पूरा ऑब्जेक्ट बन जाता था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बना, यहाँ पे सिर्फ उसका पॉइंटर बना, रेफरेंस बना है। ऑब्जेक्ट उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक आप न्यू नहीं करेंगे। न्यू मींस नया बना दो, इंस्टेंशिएशन के लिए न्यू यूज होता है, जिस तरह हमने एरे में भी यूज किया था। तो यहाँ पे जब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कैल्क, तो अब जो है आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअली बनेगा। यानी आप यूं करें कैल्क ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कैल्क, तो ये आपका क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप इसके थ्रू जितने भी इसके डाटा मेंबर्स हैं उनको, मेंबर फंक्शंस हैं जो आपने डिक्लेयर किए हैं उनको कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यू कर सकते हैं जी के ओबीजे डॉट इनपुट पहले, ताकि वो इनपुट करे, और फिर करेंगे जी ओबीजे डॉट ऐड, और फिर ओबीजे डॉट डिस्प्ले। अगर आप इसको रन करें तो 2 नंबर दिए, 5 और 7, और ये इसने 12 रिजल्ट दे दिया, ठीक है। लाइक ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट के इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इसके फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? ओबीजे डॉट पहले इनपुट कॉल किया। अब जाहिर बात है तो बिल्कुल एक सिंपल सी बात है ना, पहले इनपुट करेंगे फिर ऐड कर सकते हैं। अगर आप पहले ऐड करें फिर इनपुट करें तो वो क्या होगा? रिजल्ट सही नहीं आएगा। पहले हमने एक चीज को ऐड कर दिया फिर इनपुट कर रहे हैं तो फायदा क्या? पहले इनपुट किया, फिर आपने किया ओबीजे डॉट ऐड, और फिर हमने किया ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ठीक है। हमने ये भी देख लिया क्लास क्या होती है, कैसे बनती है डॉटनेट के अंदर, और उसका ऑब्जेक्ट कैसे इंस्टेंशिएट करें, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम उसके मेंबर फंक्शन को कॉल कैसे, जी। यहाँ रन टाइम पे नहीं बनाया, तो हमने कमाल टाइम पे ही बनाया है। बनेगा ये बनेगा ये मतलब हमने तो यहाँ पे कर दिया ना कि ऑब्जेक्ट बना दो, तो कोई भी नहीं ऑब्जेक्ट एक्चुअली बनता तो रन टाइम पे ही है। जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो C++ की थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट है। C++ क्या करते हैं, आप जब करते हैं ना कैल्क ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट बना रहे, वो ऑब्जेक्ट बन जाए। उसका दूसरा तरीका जो है, आप जिस तरह की आप बात कर रहे हैं C++ में यूं होगा कैल्क स्टैटिक p
और P इक्वल्स टू न्यू कैल। आप इसी की बात करें, अब इसकी बात करते हैं, वहां पे ये डायनामिक होता है, इसलिए वहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो हीप में नहीं बन रहा होता, तो आप उसको रन टाइम में बनाना चाहिए यार आप। और ये बात हम ऐसी कर रहे होते हैं इनहेरिटेंस से। इनहेरिटेंस जब आ रही होती है कि पेरेंट क्लास का अगर आपने रेफरेंस बना दिया तो चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट से आप इंस्टेंशिएट कर सकते, तो वो हम कहते हैं कि रन टाइम पे हमने डिसाइड किया है कि भाई ऑब्जेक्ट किसका है। वो तो यूजर से आप इनपुट लेंगे, अगर वन करता है तो पेरेंट का बना दो, टू करता है तो चाइल्ड का बना दो, तो थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ पे जो भी आप ऑब्जेक्ट लाएंगे उसका रेफरेंस स्टैक में बनेगा और ऑब्जेक्ट हमेशा खुद कहां बनेगा, हीप में बनेगा। तो ये वो उस तरह डायनामिज्म नहीं है जिसको आप कर रहे हैं, वो वाला भी यहाँ पे एक्जेक्टली वैसे ही हो सकता है। सिर्फ यूं समझ लो कि यहाँ पे हम स्टैटिक के बगैर ही का पॉइंटर बना रहे हैं, ठीक है। यार लाइट कब आएगी? ओके, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें, जो बुक है कॉपी करके ले जाएंगे, इसके पहले 2 चैप्टर्स पढ़ लीजिए जितना आज हमने पढ़ा है, तो आगे आपके लिए बहुत आसान है। बिकॉज मैं तो बहुत तेजी से गया हूँ, मैं बहुत तेजी से गया हूँ बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है, हम प्रॉपरली क्लास नहीं ले रहे हैं कि यार ऊप की क्लास हो रही है तो मैं एक एक चीज को छोटा छोटा करके डिफाइन करूँ। अदरवाइज तो यही सिंपली जो कंसेप्ट है इनको हम डिटेल में करें तो 1-1.5 हफ्ते यहीं पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़े भी हुए हैं, आपको पता भी है, या आपका इंट्रोडक्शन है, नहीं भी है तो एक मरतबा इसको पढ़ें, गौर से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। यू आर ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये वो जमाना नहीं रहा कि आपको नोट्स दिए जाएं, आप नोट्स रट के और जाके पेपर में लिखें। थोड़े बड़े हो जाएंगे, खुद से पढ़ना सीखें, खुद से सीखना सीखें। एक पढ़ें ये बुक वाला क्या कह रहा है, वो इंसान का ही बच्चा है, उसने कोई अंग्रेजी लिखी हुई है, कोई सिकरत तो नहीं लिखी हुई, ठीक है। नहीं समझ आ रही, कुछ वर्ड नहीं आ रहा तो डिक्शनरी पास रख लें। आजकल तो मोबाइल के अंदर डिक्शनरी है, मोबाइल में टक 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 किया तो फटाफट आपकी आ गई। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑलमोस्ट तमाम फॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़रूर रखें अपने पास, जल्दी से देखें। अच्छा इसका ये मतलब है, मे बी कि टेक्निकली इसका मतलब कुछ और हो, कुछ और बता रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ हिंट बंदे को मिल जाता है। और ये जो इस बंदे ने लिखा हुआ है पाकिस्तानी या पाकिस्तानियों वाली अंग्रेजी लिखी हुई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो इसको पढ़ लें, इसके जो पहले 2-3 चैप्टर्स हैं जो आपको समझता है सूटेबल है, जो बेसिक्स की थी ना चीज़ें, वही गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, या बिल्कुल वो पहला चैप्टर जिनको मैंने हम बाद में डिस्कस करेंगे, उनको बेशक न पढ़ें, लेकिन जो दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, इसको जहाँ तक हमने पढ़ा है उसको आप थोड़ा सा पढ़ने समझने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बात, नेक्स्ट डे आके, लेकिन वही वाला अगर आपने बिहेवियर रखा क्लास में, जैसे आते हैं घर चले जाते हैं, बुक्स फेंकी, देखेंगे ये सेशन में जाके देखेंगे क्या होता है, तो उसको फ़ायदा नहीं। मेरा यहाँ पे 3 घंटे खड़ा होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन दिनों मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। आई एम एक्चुअली इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग माई PhD प्रपोजल, और मैं उस टाइम को कट करके सिर्फ लोगों के लिए आ रहा हूँ कि BTN वाले जो स्पेसिफिक स्टूडेंट हैं या जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी ये वाले कोर्सेज नहीं पढ़ेंगे, तो उनको थोड़ा सा एक हिंट मिल जाएगा, एक टच मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर आपने देखा होगा मैं काफ़ी फ़िलहाल एंथुसियाज्म से और बड़ी उससे पढ़ा रहा हूँ, कोच से पढ़ा। जब मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा तो बिल्कुल आसान से मैं आऊँगा इधर, 2 चीज़ें बताऊँगा बोर्ड पे, तो भाई प्रैक्टिस करो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। सो अगर नहीं सीखना तो मुझे भी काइंडली बता दो कि मेरा टाइम एट ज़ाया ना, बिकॉज मैंने नेक्स्ट मंथ सबमिट करवाना है, ठीक है। सो थोड़ा सा पढ़ें, उसको लर्न करने की कोशिश करें, नहीं आता नो प्रॉब्लम, क्वेश्चनिंग करें, एसएस कर दें, कॉल करके पूछ लें। मतलब मुझे इस पर वो कोई टेंशन नहीं होती कि यार कॉल कर रहा है या SMS पूछ रहा है। SMS का रिप्लाई मैं उसी वक्त करता हूँ जब मैं देखता हूँ। कभी ऐसे होगा कि सुबह आपने SMS किया, शाम को देखूंगा तो रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ लें। नहीं समझ आ रही, उस वक्त कहीं पे फंस रहे हैं, कोई एरर आ रहा है, नहीं हो रहा, कॉल करके पूछ लें, आपका टाइम ज़ाया ना हो, SMS करके पूछ लें, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ना पढ़ने वाली जो आदत है ना, तो अगर नहीं पढ़ना तो मत आओ, बिकॉज इसका ना तो आपको कोई, और टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स पड़े हैं, ठीक है ना, यानी मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के, पेपर जो प्रेजेंट्स किए हैं उनके पढ़े हुए हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के 10 किस्म के पढ़े हुए हैं प्राइजेस के। नो वन है एवर सीन माई दोज सर्टिफिकेट्स, आज तक किसी ने नहीं,
मेरा प्रोफेशनल कैरियर भी 7 साल का हो गया है, कभी किसी ने नहीं देखे, पूछा ही कभी किसी ने नहीं, वो करते भी हो या कुछ नहीं किया जी। वो एक मैटर वो भी पता नहीं किधर पड़ा, वो भी नहीं पता किधर पड़ा। सो डोंट गो फॉर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली लर्निंग इंपॉर्टेंट। कागज के टुकड़ों की कोई अहमियत, अगर आपको एक इंजीनियरिंग का टुकड़ा मिल भी गया है ना, तो डोंट नेवर कंसिडर योरसेल्फ साइंटिस्ट और इंजीनियर। जब तक आप में इंजीनियर की, साइंटिस्ट की या जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं उनकी गट्स नहीं है आपके अंदर, उस वाला नॉलेज नहीं है आपके अंदर, यू आर नो मोर एनी साइंटिस्ट, यू आर नो मोर एन इंजीनियर। एक कागज के टुकड़े से कुछ भी नहीं होगा। एक कागज के टुकड़े ऊपर हमें लिख के दे देते हैं, जिस तरह हम लिख लेते हैं ना कि वी आर मुस्लिम, वो जब हम शनाख्ती कार्ड के लिए करते हैं ना तो मजहब लिखा होता है मुसलमान, जी मोमिन, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन। हमारे कहने से या उस पर अगर सदर पाकिस्तान भी लिख के ये बंदा जो है वो मुसलमान है, तो उसे एक टुकड़े की कोई वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज ईमान और जो इस्लाम है वो अंदर है, दिल अंदर है, वो आपकी प्रैक्टिस से, वो जो आपके अंदर है उससे जाहिर हो। वो कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं होती। एग्जैक्टली यहाँ थोड़ा सा चल जाता है, वो कागज टुकड़ा दिखाते हैं, आपको पता चलता है हाँ भाई ये ठीक है, अलकायदा में आप शामिल होना है तो उनको बता दें कि मुसलमान है लिखा हुआ है, तो शायद वो उसके काम आ जाए। बाकी आगे फरिश्तों को बताया तो वो और आगे से लगाएंगे, अच्छा तू आ इधर पुत्र आ जरा मेरे सामने, ठीक है। सो लर्निंग के लिए अगर कर रहे हैं तो इधर आ यार, इसको बंद कर, कोई और ड्रामा ना हो जाए।